सर देखिए, ऑनलाइन वाले सर रिप्लाई दीजिए, आवाज आ रही है क्या? सर देखिए, ये आपका सिलेबस है अकाउंट्स पे। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट और जो जो इजी है ना, पहले उसको मार्क कर लेना, उसको करते जाना, ठीक है? जो जो फर्स्ट टाइम कर रहा है सर, प्लीज कुछ कुछ टिप्स आप लोगों को दे रहे हैं, जिससे आपका अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है ये 3 हफ्ते में भी। अभी क्या है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना, ठीक है? वक्त की कमी है। नेट सेल्स को 100 मार्क, सपोज 1,20,000 है, 20,000 नेट सेल्स है, सेल रिटर्न है 1 लाख के हो जाएगा, नेट सेल्स को 100, 20% सेल्स रिटर्न हो जाएगा, 120% टोटल सेल्स। सर देखिए, ये 6 सेमेस्टर का सर अकाउंट्स का सिलेबस है। इसमें से जो जो मैंडेटरी है, जो एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा, वो आपको याद रखना है। हमारा टारगेट है 80 आउट ऑफ 80 को पूरा टच करना, सही बने नहीं बने बात का बात, टच करना, क्लियर है? 20 मार्क्स आप लोग का कॉलेज ऑलरेडी अलॉटेड किया है, मुझे उम्मीद है कि 20 में 18 तो 17 तो देना चाहिए, नहीं तो वो लोग भी मार खाएगा, पता है मेरे को। क्या देखिए, एक तो है हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता भाई साहब, तो ऑब्वियसली देना तो पड़ेगा ही का। और ये ऐसा मतलब कि सिचुएशन है ना, यहाँ कोई बीजेपी टीएमसी नहीं, सब स्टूडेंट। क्या देखिए सर, तो होल्डिंग कंपनी 15 मार्क्स का यही सबसे चैलेंजिंग चैप्टर आपका 6 सेम पे है। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये मैंडेटरी 15 मार्क्स में आएगा सर। 2 सम देता है एग्जाम में, होल्डिंग से ही देता है, आपको 2 में से कोई एक करना रहेगा, समझ रहे हैं? तो यहाँ कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये 15 मार्क्स का मैंडेटरी है और यही डिफिकल्ट रहेगा आप लोग के लिए। अब इसको कैसे करके करना है तो वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ कुछ वीडियोस जब आप लोग पेमेंट कर दोगे तो ऐप में ऐड करेंगे, कुछ कुछ वीडियोस है, टोटल 12 क्लासेस है, 4-5 क्लासेस बेसिक है, ठीक है? अगर 4 to 5 क्लासेस अगर आप घर में कर लेते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लेते हैं कि व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी में क्या करते हैं, बनाते हैं, नहीं है, तो बाकी जितना भी एडजस्टमेंट है ना, वो मैं 2 क्लास में करा सकता हूँ, समझ रहे हैं? लेकिन वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी है ना, वो आपको बाय टेकिंग वीडियोस वगैरह से आपको हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं फ्लो में आगे नहीं बढ़ा सकता। बाकी जितना भी चैप्टर है सब उसको मैं डायरेक्टली फ्लो में कर दूंगा, लेकिन ये मेरा फ्लो वाला चैप्टर नहीं होगा सर, इसमें आपको ये चीज करना पड़ेगा, क्लियर है? दूसरा सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 5 नंबर करके आएगा, लिख लो। सबसे पहले नंबर 1 पे लिखो होल्डिंग कंपनी, 15 मार्क्स का मैंडेटरी। एग्जाम में 2 क्वेश्चन रहेगा, या तो एक भी दे सकता है और वो करना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है सर? तो होल्डिंग कंपनी से 15 नंबर का मैंडेटरी आ गया, कैसे करना है क्लियर हो गया इसको। दूसरा जो मेरा आपका हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एस है, ठीक है? उसको आज अपने लोग डील करेंगे। 2 एस तो आज हो जाएगा, 1 एस नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर इंड एस 1 है और इंड एस 16 और 33 है। इंड एस 1 क्या है सर? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बैलेंस शीट पीएल जो आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा है, फॉर्मेट जिस तरह का था, राइट? उसको इंड एस के हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना चाहिए वो इस एस में लिखा है। दूसरा सर इंड एस 16 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एस है, जिसको फिक्स एसेट्स बोलते हैं, राइट? तो फिक्स एसेट्स में कौन सा खर्चा ऐड होगा, कौन सा उसका पार्ट होगा कॉस्ट का, कौन नहीं होगा, ये थ्योरेटिकल है, प्लस इसमें प्रैक्टिकल भी 5 नंबर में दे सकता है। नीट एंड क्लीन है, काफी इजी है, कोई लॉजिक नहीं है, थ्योरेटिकल मार्क कर लेंगे। मैट है, जिनके पास मैट नहीं है सर जेरोक्स करा लो, तो उसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, ऑब्वियसली जेरोक्स अपने पास से करा के देना होगा। फिर थर्ड में क्या है सर? अर्निंग पर शेयर, क्लियर है? अर्निंग पर शेयर इसको बोलते हैं ईपीएस। एफएम में जो क्लासेस किया है उनको पता होगा ईपीएस क्या है। तो अर्निंग पर शेयर का कंप्यूटेशन होता है जो कि अपने लोग सीखेंगे।
ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोग का थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल से भी इसे कुछ ऑल्टरनेटिव में दे सकता है। ये 5 नंबर का 3 है, मैंडेटरी एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो आप लिख लो वहां पर इंड एस 1 5 मार्क्स के लिए, इंड एस 16 5 मार्क्स के लिए, इंड एस 33 5 मार्क्स के लिए। ठीक है सर। ये तीनों सर 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट में सर, नेक्स्ट में हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट और है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये आप देख रहे हैं ये दोनों एक ऑल्टरनेटिव करके दिया है ना? ये दोनों एक साथ दिए और ये एक साथ दोनों से 20 नंबर का आता है सर। नाउ इसी 2 जगह पे हमें अपना टाइम को बचाना है। क्या है सर? एग्जाम में कैश फ्लो और फंड फ्लो दोनों ऑल्टरनेटिव में देता है 15 मार्क्स का। ठीक है, 2 सम आएगा, एक 5 नंबर में आएगा और एक 15 नंबर में आता है। क्लियर है? नाउ 5 नंबर में कैश फ्लो से भी दे सकता है और फंड फ्लो से भी दे सकता है, और वो काफी इजी रहेगा, वो भी आपको बता दूंगा कौन सा आएगा। जैसा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल फंड फ्लो पे आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, वो 5 नंबर में दे सकता है। समझ में? छोटा वाला, पूरा नहीं। 15 मार्क्स में फंड फ्लो और कैश फ्लो को ऑल्टरनेटिव देता है। क्लियर है? तो अगर जो लोग फंड फ्लो किया हुआ है तो कैश फ्लो को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन भाई ये मेरा अंदाजा है, अब एग्जाम में कुछ और दे दे बड़ा गाली मत देगा, बता दे रहे, ऐसा एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल सकते हैं। अब सीयू है, अभी ऐसा खेला तो पेपर में भी खेल सकता है, इसीलिए हम आज तक कभी सजेशन नहीं दिया सर, ये रीजन रहता है। मैं आपको बता रहा हूं कि कैश फ्लो अगर कर लेंगे तो फंड फ्लो करने की जरूरत, उसको स्किप कर सकते हैं, अगर टाइम मिले तो देखिएगा। तो ये हमारा कैश फ्लो से 20 नंबर का आएगा सर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट जो हमारा स्कोरिंग चैप्टर है, ये जो स्कोरिंग चैप्टर है ना, वो ये 2 चैप्टर है सर। दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसको कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, जो कि काफी इजी है, बहुत आसान चैप्टर है। पूरा 6 सेमेस्टर पे अगर अकाउंट्स में सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, 10 मार्क्स का सर फाउ का है, ये अपने को करना है। क्लियर है? दूसरा जो चैप्टर है सर वो रेशियोज है, दूसरा चैप्टर सर रेशियोज है, वो नहीं आता, कंपैरेटिव कॉमन साइज। क्लियर है? जल्दी आइए, अभी भी सबक नहीं मिला क्या? अकाउंटिंग रेशियो सर। नाउ रेशियोज में आप लोगों को समझना है सर, ये 20 मार्क्स का आता है, एक 5 नंबर और एक 15 नंबर में। 5 नंबर वाला क्वेश्चन कैसा है, जैसे आपने अपना क्लास 12 में सीखा था रेशियोज निकालने का, डेटा दे देता है आपको, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वगैरह निकालना रहता है, वैसा एग्जाम। और एक साथ डेटा दिया रहता है, उससे बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता है, 15 मार्क्स। तो ये 2 चैप्टर काफी स्कोरिंग है, ये 2 चैप्टर को अपने को करना ही करना है। तो अगर मैं बात करूं तो क्या अपने को करना है सर? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियोज, कैश फ्लो, 3 चैप्टर हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरेटिकल पार्ट 15 मार्क्स का अपने को रीड करना है और होल्डिंग करना है। ये कर लेंगे तो एग्जाम में मेरे हिसाब से 80 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आया? देखिए जब टाइम कम रहता है ना तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली पढ़िए, तभी कर पाओगे, सिर्फ पढ़ने से नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। नाउ सर आज अपने लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जानने से पहले थोड़ा सा चीजें समझिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, क्या मतलब होता है, क्या रीजन है। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है इन इंडिया, अब्रॉड, बाहर पे, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे, सबका एक गाइडलाइंस है। क्या है सर? एक गाइडलाइंस है, एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के तहत ही सब लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करते हैं सर? मेंटेन करते हैं। टेक एग्जांपल, डेप्रिसिएशन का मेथड है, एक होता है एसएलएम, एक होता है डीबीएम, है ना? और अगर आप एसएलएम और डीबीएम अगर करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा? चेंज होगा। आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा सर? चेंज होगा। मेरे यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, जल्दी आइए, गेट बंद करिए। अगर एसएलएम और डीबीएम मेथड में अगर आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो नेट प्रॉफिट चेंज होगा, लेकिन क्या दोनों नेट प्रॉफिट गलत है? क्या दोनों सही है?
तो सर इमेजिन करो कि मेरा एक कंपनी है, मैंने डिप्रिसिएशन एसएलएम मेथड में निकाला, दूसरी एक कंपनी है उसने अपना डिप्रिसिएशन डीबीएम मेथड में निकाला, दोनों का नेट प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? अब ये दोनों का नेट प्रॉफिट लेके जब मैं जाऊंगा इन्वेस्टर के पास में, तो सपोज मेरा नेट प्रॉफिट ज्यादा है, उसका नेट प्रॉफिट कम है, उसका नेट प्रॉफिट ज्यादा है, मेरा नेट प्रॉफिट कम है, तो इन्वेस्टर यहां पे दोनों को कंपेयर कर सकता है क्या? दोनों को कंपेयर करके बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि दोनों का जो प्रिंसिपल ऑफ मेथड है, दोनों ने मेथड को फॉलो किया, दोनों क्या है? चेंज है। दोनों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? चेंज है। चीज समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर सर चेंजेस है, तो जब तक का स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा तब तक दोनों कंपनी को अपने लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे, और दोनों कंपनी का कौन कितना ज्यादा प्रॉफिट किया, कौन कितना कम प्रॉफिट किया, वो अपने लोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा एग्जांपल, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपने सीखा है, रिमेंबर फीफो मेथड, लीफो मेथड, एवरेज मेथड वगैरह सीखा है, राइट? अगर जो लोग फीफो मेथड करता है उसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कुछ और आएगा, जो लोग लीफो करता है उसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कुछ और आएगा। और ये अगर सब लोग अपना अपना मेथड को फॉलो कर लिया, नीफो भी होता नियरेस्ट इन फर्स्ट आउट, हीफो भी होता हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, सब अपना अपना मेथड ले लिया, बाबा से मिला था, बोला ही बाबा तो यही फॉलो कर लिया वो भी, तो इससे क्या डिफिकल्टी होगा बताइए? जितना भी लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी मेंटेन करते हैं सबका ट्रांसपेरेंट होगा, सबका एक ही बेंचमार्क में आएगा क्या? एक ही बेंचमार्क में नहीं आएगा। जब एक बेंचमार्क में नहीं आएगा तो क्या कंपेयर कर पाएंगे कौन अच्छा कंपनी है कौन बुरा कंपनी? कभी भी अपने लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। चीज क्लियर आ रहा है? तो इसी चीज को ठीक करने के लिए, इसी चीज को ठीक करने के लिए, बिजनेस को इवैल्यूएट करने के लिए क्या लाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जन्म। क्लियर है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज जस्ट द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन बोलोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन और गाइडलाइंस टू मेक द अकाउंट ट्रांसपेरेंट एंड कंपेरेबल। क्लियर हो गया? तो आपने ने क्या किया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जैसा इन्वेंटरी को फॉलो किस में करना चाहिए, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा होना चाहिए, चीज समझ में आ रहा है? अर्निंग पर शेयर का कंप्यूटेशन कैसा होना चाहिए, इस तरह से करके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, इंडिया लेवल पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल के गाइडलाइंस लाया। क्लियर है ना? वो जो मेरा गाइडलाइंस है वो सबके लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए। अब उसमें से जो लोग का नेचर और बिजनेस के हिसाब से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लीकेबल होता है वो क्या करेंगे? उसको फॉलो करेंगे। अब जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब बनाता है तो AS1 फॉलो करेगा, इन्वेंटरी जिसका गुड्स का डीलिंग है वो AS2 फॉलो करेगा, जिसका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो AS7 फॉलो करेगा, जिसका नहीं है वो फॉलो नहीं करेगा। तो बेस ऑन दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब अपना 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 थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है यार, अभी जो लोग आएंगे ना 5 मिनट थोड़ा सा वेट करने बोल रहा, तो सब लेट करके आ रहे हैं, फ्लो थोड़ी आता है इंसान को। देखिए सर क्या बोल रहा था मैं, एस का एक बेस लाइन हो गया। अब अगर जितने भी लोग हैं सब उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो वहां पे डेप्रिसिएशन का मेथड लिखा है डीबीएम, तो सब लोग किसमें फॉलो करेगा? वहां इन्वेंटरी का मेथड लिखा हुआ लीफो, तो सब लोग किसको फॉलो करेगा? चीज समझ में आ रहा है? अब जिन लोग का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है वो लोग AS7 फॉलो करेगा, जिन लोग का नहीं है वो फॉलो, जिनका गुड्स में डीलिंग है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंटरी फॉलो करेगा, जिनका नहीं है वो फॉलो। चीज समझ में आ रहा है? तो बेस ऑन दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एवरी बिजनेसमैन कैन लेवरेज दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसके हिसाब से अपना बुक्स क्या बनाता है? अकाउंटिंग पॉलिसी बनाता है। अपने लोग इस तरह से फॉलो करेंगे। क्लियर है? और बेस ऑन दैट पॉलिसी वो लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। तो इससे क्या इजी हो गया बताइए? इससे जितना का बेसिक स्ट्रक्चर जो भी है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी का सबका स्ट्रक्चर क्या हो गया? सेम हो गया। स्ट्रक्चर सेम होने से दोनों का बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और कंपेरेबल हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई भी अगर दो कंपनी के बारे में बात करो जो कि सेम नेचर ऑफ बिजनेस में डील करता है, एफएमसीजी में जैसा पीएनजी का मान लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का मान लो, दोनों एफएमसीजी मार्केट में डील करता है, जैसा शैम्पू वगैरह हो गया, दोनों का आता है, राइट? तो दोनों एक नेचर ऑफ बिजनेस में है, एक ही बिजनेस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इन लोगों को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर बिजनेस का इन लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फॉलो नहीं किया हुआ तो क्या कंपेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो इस चीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है। नाउ अब क्या है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहां पे है, यूएस में गैप अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है?
यूएस में क्या होता है सर? गैप होता है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं अपने। क्लियर है? अब ये हमारा नेशनल लेवल में था। अब मैं अगर आपको बिजनेस के बारे में बताऊं तो जो लोग छोटे मोटे बिजनेसमैन है, ऐसा सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, उन लोग के लिए एज फॉलो नहीं है। जिनका टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ है, जिनका टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ है, उन लोग को ज्यादा चाप गवर्नमेंट नहीं दिया है कि भैया आप अपना जैसे तैसे बुक्स बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिनका 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, इसका मतलब वो लोग पैसा वाला है। क्लियर है? तो उन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के बाद में टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, और टैक्स ऑडिट का प्रिंसिपल है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? उसके हिसाब से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी। अब यहां बात तो सर हो गया है कि इंडिया लेवल में तो सब बिजनेस को अपने लोग एज फॉलो करवा दिए, लेकिन अभी टाइम आ गया सर ग्लोबलाइजेशन का। अभी बहुत सारी ऐसे ऐसी कंपनी हैं जो कि मल्टी, आपका नेशनल लेवल पे, मल्टी लेवल पे काम कर रही है ना? जैसे कि यहाँ की कोई कंपनी है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है यूएस में, यूएस से पैसा लेती है, कॉल सेंटर सर्विस, वही तो है ना? तो सर अभी यहाँ पर बिजनेस क्या हो गया? मल्टी कंट्री हो गया। तो इससे क्या होगा सर, अब यहाँ की कोई कंपनी है, फॉरेन की एक कंपनी है, क्या उन लोग दोनों में अब आपका कंपेरेबिलिटी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, बिकॉज इंडिया में क्या फॉलो होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यूएस में गैप फॉलो हो रहा है, दूसरी कंट्री में अलग अलग फॉलो होता है। क्लियर हो गया? अब ये प्रॉब्लम अराइज हो गया। तो ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जितने भी चचा लोग होते हैं, चचा डैट इज मीन्स एक्सपर्ट जितने भी लोग हैं, पीएचडी स्कॉलर वगैरह हो गए, सब बड़े बड़े लोग हो गए, उन्होंने एक आपका कमेटी फॉर्म किया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आईएएसबी। क्लियर है? ये बोर्ड बनाया उन्होंने, काफी रिसर्च किया, सबका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लिया, कंपेयर करके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया। चीज समझ में आ रहा है? आप आराम से सोचोगे अपना माइंड को, अब यहाँ क्या हो रहा है। नेशनल लेवल पे तो अपने लोग कर लिया, अब क्या हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे? सब ग्लोबल कंपनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बुक्स उसको क्या करना है, सेम किया जा रहा है, विच इज वेरी चैलेंजिंग, इसलिए काफी टाइम लगा इन लोग को। तो इन्होंने फाइनली ले आया आईएफआरएस बोलकर, क्या बोलकर? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। याद रखिएगा सर वर्ड को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर है? जिसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, आईएएस भी बोलते हैं। अब ये आईएफआरएस इंटरनेशनल लेवल में आ गया, है ना? और ये इंटरनेशनल लेवल में लाने के बाद में सब कंट्री को ऑप्शन दिया गया, आइदर यू कैन टेक इट एज इट इज, मतलब जो हम लोग एस लाए आप उसको एज इट इज ले लो, या तो अपने कंट्री के हिसाब से, अपना कंट्री के हिसाब से चेंज करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चीज समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर इंडिया में सर, तो इंडिया में क्या किया गया, आईएफआरएस को चेंज किया गया, और चेंज करके उसको इंड एस का नाम दिया गया। क्या दिया गया? इंड एस का, इन शॉर्ट में आईएएस। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ लिखा रहता ना एस, क्या लिखा रहता? एस अगर लिखा रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा है, जो इंडिया लेवल पे है ना, जो नेशनल लेवल पे है, राइट? और अगर आईएएस के बारे में बात कर लिया, आईएएस के बारे में बात कर लिया, इट मींस ये इंड एस, इसका मतलब ये कौन सा लेवल है? इंटरनेशनल लेवल के बारे में आपका बात हो रहा है। चीज क्लियर है? अब यहां पर इंडिया ने क्या किया ना सर, चेंज किया, इसलिए इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको कन्वर्ज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्ज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ, कन्वर्ज क्या है सर? आप एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एंड्रॉइड हर साल कौन लॉन्च करता है? गूगल। पता है ना, जो स्टॉक एंड्रॉइड जिसको आप वर्ड बोलते हो, है ना? तो वो कौन लॉन्च करता है? गूगल लॉन्च करता है हर साल। वही एंड्रॉइड अगर आप गूगल का फोन यूज करते हैं तो एज इट इज रहता है, जैसे ने गूगल निकाला वही एज इट इज यूज होता है। लेकिन वही जो एंड्रॉइड निकला है वो बाकी फोन वाला क्या करता है, उसको एमआई का AMIUI करके है ना? सैमसंग का अलग है, और भी ऐसा वन प्लस का भी अलग आता है एंड्रॉइड का। तो उन लोग ने क्या किया, बेस्ड ऑन देयर यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने एंड्रॉइड को ट्विक्स किया, चेंज किया लिटिल बिट अपने यूजर के हिसाब से, और फिर अपने यूजर को क्या दे दिया, देखो हमने एंड्रॉइड लाया है। लेकिन एक्चुअल में लाने वाला कौन है? गूगल है।
सेम इस तरह से इमेजिन करो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज IFRS लाने वाला कौन है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, सबके लिए, सब कंट्री को इक्वली करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन लेवल में कंपेयर करने के लिए ये लाया गया। क्लियर है? अब हर कंट्री के पास ऑप्शन है बेस्ड ऑन देयर यूजर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन देयर कंट्री का इकोनॉमिक के हिसाब से क्या करना, वो एएस को चेंज करना। अब चेंज करने वाला क्या पूरा चेंज कर देगा? थोड़ा बहुत चेंज कर देना, चेंज कर देने के हिसाब से अपना इंडिया पे, अपना कंट्री में क्या करना, उसको अप्लाई करना। इसलिए इसको कन्वर्ज IFRS बोलते हैं, इंड एस का नाम। और कितना पेज चेंज किया बताया? सिर्फ 3 पेज, सिर्फ 3 पेज चेंज किए अपने लोग। 2 एएस में है, एएस 41 में फॉरेक्स अकाउंटिंग में, और एक शायद किस में है देखना पड़ेगा, और नाम चेंज हो गया भाई साहब, अपना हो इंड एस। क्लियर है? सिर्फ 2। क्लियर है सर? अब यहां पे बताइए, अप्लीकेबिलिटी के बारे में बात होता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर 1 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है तो कुछ करने की जरूरत, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका ऑडिट नहीं होता। अगर आपका नेटवर्थ, अगर आपका नेटवर्थ, नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? नेटवर्थ काट छाट के कहां से आ गया भाई? नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? एफएम में पढ़े आप लोग नेटवर्थ, अकाउंट्स में टोटल वेल्थ, इसमें क्या क्या आता है? हम अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग के हिसाब से नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या है? इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। जो कंपनी का एक्चुअल क्या है? शेयर होल्डर का ओनर है, इसको शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं, प्रोपराइटर्स फंड बोलते हैं। यही सारा चीज आप लोग रेशियो में सीखो। तो बोलने का ये बात है कि अगर आपका इंडिया लेवल पे, इंडिया में अगर आप रह रहे हो, अगर आपका नेटवर्थ 2.5 करोड़ से 250 करोड़ से कम है, तो आप फॉलो करोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या फॉलो करोगे? और अगर 250 करोड़ से अगर आपका नेटवर्थ क्या है, ज्यादा है, तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज इंड एस। समझ में आ रहा है क्या किया? कि जो हमारा मिडिल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन थे, जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से कम था, उसको क्या बोला? एस अप्लाई कर लो आप। लेकिन जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, इसका मतलब दे आर द चंक, दे आर द बिग पार्टी, राइट? तो उन लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए जो भी खर्चा वगैरह लगता है वो कर सकता है इजिली। इसलिए उन लोग ने अप्लाई क्या कर दिया सर? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई कर दिया। तो एस का अप्लीकेबिलिटी आपको याद रखना है कि अगर लेस देन 250 करोड़ है तो क्या अप्लाई होगा? एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अगर मोर देन 250 करोड़ ऑफ नेटवर्थ रहेगा तो क्या अप्लाई होगा? इंड एस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर है? नाउ ये सारा थ्योरेटिकल है सर, ये कवर हो गया। गैप में एक बार रीड करिएगा, गैप क्या है सर? 10 जर्नल कॉन्सेप्ट, दैट इज गैप। ठीक है ना? एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि सिंस आप लोग का ग्रेजुएशन पास हो गया, राइट, अब आप लोग कहीं पर भी इंटरव्यू जाते हो ना, तो अकाउंटिंग वगैरह में दे आर गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। ठीक है? और वो क्वेश्चंस आपसे ये कंसाइनमेंट, डेप्रिसिएशन, ये सारा चीज नहीं पूछेगा, वो बेसिक पूछता है। बेसिक लाइक कि प्रोविजन फॉर बैड डेट को ट्रीटमेंट क्या होगा, डेप्रिसिएशन का कितना मेथड है, दोनों में डिफरेंस क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म पूछ लिया, प्रूडेंस क्या है नहीं है। ठीक है? सेपरेट एंटिटी किसको बोलते हैं नहीं बोलते हैं, जो आप लोग क्लास 11 में जो सीखे ना, वो सारा चीज आपसे पूछेगा। कोई भी इंटरव्यू में जाओगे, अगर आप ग्रेजुएशन पास हो तो भाई ये सारा चीज पूछता है। इससे समझ में आएगा बच्चे ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, राइट? ये सारा चीज कोई नहीं पढ़ के जाता। तो यहाँ पर कुछ कुछ उस तरह से पॉइंट है कि प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेटरी करके ये सारा, जैसे एक बार जो हेडिंग है ना, एक बार उसको रीड कर लेना गैप के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग का थ्योरेटिकल में ना इससे भी दे सकता है कि व्हाट डू मीन बाय गैप। ठीक है? तो ये आप मार्क कर लो, ये थ्योरेटिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको रीड करनी है गैप। गैप के बारे में आपको पढ़ना है सर, गैप के बारे में आपको पढ़ना है सर। व्हाट डू मीन बाय गैप? ठीक है? व्हाट आर द रेगुलेशंस ऑफ गैप, वो आपको रीड करनी है। दूसरा सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। नाउ ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपका क्लास 11 का चैप्टर था, आई होप आप लोग ने नहीं पढ़ा होगा। गलत बात बोला क्या? हम एक दो लोग के बारे में बात नहीं करते हैं सर, हम बात करते हैं तो जनरल लेवल पे, सब लड़का लोग का मुंह छुपे।
नहीं पढ़ा। देखिए सर, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कुछ कुछ है, पूरा रिटर्न है, मैं जस्ट वर्ड के हिसाब से आपको समझा रहा हूं कि सबका मतलब क्या है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? द वर्ड कॉल सेपरेट एंटिटी, वहां लिख सकते हैं सेपरेट एंटिटी। नाउ सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है? सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों एक डिस्टिंक्ट पर्सन है। क्लियर है? दोनों सेम नहीं है। इस तरह से अगर कोई ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगाता है, पैसा लगा रहे ना भाई, मैं ओनर हूं, मेरा बिजनेस है, मैं पैसा लगा रहा हूं, मैं पैसा लगा रहा हूं, तो मेरे लिए तो एसेट्स है, लेकिन मेरा बिजनेस उसको क्या बोल के दिखाता है? और जनरल एंटी क्या पास करता है पता है? कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल। तो वो एंटी क्या कर रहा है कि भैया मेरे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, और कैपिटल अकाउंट क्या हो जा रहा? क्रेडिट हो जा रहा। मतलब वो ओनर का ही पैसा अपने खाते में एज क्या बोल के दिखाता है? लायबिलिटी बोल के दिखा रहा है। चीज समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको पैसा दूंगा, आपको पैसा दूंगा, तो मेरे लिए एसेट्स है, आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। आप अपना बुक में लायबिलिटी दिखाओगे ना। सेम इसी तरह से मेरा बिजनेस मेरे साथ डील करता है। किस लिए डील करता है? बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी। क्लियर है? नाउ सेपरेट एंटिटी एक्चुअली जो मेरा होता है, मतलब ये तो बुक्स के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने एजम्पशंस किया। रियल वे में सेपरेट एंटिटी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का नहीं होता है, बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी पढ़े अपने लोग? रिमेंबर, अगर कल को पैसा अगर बिजनेस में डूब गया और आपका लायबिलिटी एसेट से ज्यादा हो गया, तो आपका पर्सनल एसेट्स भी क्या होगा? रिकवरी के लिए आ जाएगा। दैट इज व्हाट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस में होता है। लेकिन अगर आप एलएलपी फॉर्म करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करते हैं, तो वहां पे लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। बिजनेस का खर्चा बिजनेस का इनकम से जाएगा, एक्सेस जो भी एक्सपेंसेस है वो लायबिलिटी में शो करेंगे, लेकिन इन केस ऑफ डिफॉल्ट मेरा शेयर होल्डर का पर्सनल लायबिलिटी लायबल नहीं होता। इसीलिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो ऑलवेज क्या प्रिपेयर करता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो कभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है सर। दूसरा होता है सर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में वी शुड ओनली रिकॉर्ड दोस ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। नहीं समझे? विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मैं अकाउंटेंट को अपॉइंट किया, अपॉइंट करके रखा हूं, पैसा गया क्या अभी तक का? पैसा पेमेंट किया क्या? जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारा डीलिंग होता है, बहुत सारा डीलिंग होता है। कुछ कुछ फाइनेंशियल डीलिंग भी होता है और कुछ कुछ नॉन फाइनेंशियल भी होता है ना? जैसा कि आप किसी को बोले कि भाई उस जगह से जाके मेरा पेपर कलेक्ट कर लो, इसका जनरल एंट्री पास होगा। कोई बदमाशी गिर गया, थप्पड़ मार दिए, जनरल एंट्री मारेगा क्या? क्या पास करेगा जनरल एंट्री? थप्पड़ डेबिट। हाँ ये आया था ना। तो ये सारा का जनरल एंट्री होगा सर? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? बिकॉज दिस कैन नॉट बी टर्म्स इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी मेजरमेंट कौन से बोलता है कि अपने लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में केवल वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर है? हाँ, अब तुम किसी को थप्पड़ मारा, उसको लग गया ईगो में, और बेटा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, केस कर दिया तुमने नाम पे, डिफेमेशन का टाइल होता है। ये आप लोग शायद बहुत ज्यादा अभी फॉलो किए होंगे डिफेमेशन केस को। एक वाहिद एक ऐसा बंदा है जो कि पैसा निकाला है, मतलब उसका रिस्पेक्ट तो अलग लेवल चल गया सर, है कि नहीं? एक एक एक, एक ना मीम देखे थे मैं, क्या नाम है, जेफ बेजोस और ये इसका क्या नाम है, अरे वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का, बिल गेट्स का, दोनों मिलके ना ताज पहना रहा था जॉन एडम कि भाई साहब पैसा निकला है। क्लियर है सर? नाउ नेक्स्ट में सर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सर थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नाउ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? आप जब बिजनेस स्टार्ट करते तो क्या माइंडसेट से 3 महीना चलाएंगे फिर बंद? बिजनेस स्टार्ट करते तो माइंडसेट क्या रहता है? 3 महीना बाद बंद। कॉल सेंटर है भाई साहब, चलो बंद। उसको गोइंग कंसर्न नहीं बोलते। गोइंग कंसर्न का माइंडसेट क्या होता है कि बिजनेस चलता रहे, चलता रहेगा। क्लियर है? अब अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए, तो अगर आप शेयर होल्डर है, अगर आपका डेथ हो जाता है, तो क्या मेरा कंपनी बंद हो जाएगा? नहीं होता।
आपका डेथ हो गया तो आपका जो लीगल एयर्स है, आपके जो बच्चे हैं या बीवी है जो भी है, उन लोग आपके अगेंस्ट में क्या बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं। कंपनी बन नहीं होता, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में यही चीज का प्रॉब्लम है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप करते हो तो सब कुछ आपके नाम पे है। आपके केस में अगर आपका डेथ हो गया तो क्या होता है, बिजनेस भी बंद हो जाता है ज्यादातर केस में। क्लियर है? तो सर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का ये है। नाउ नेक्स्ट में सर अकाउंटिंग पीरियड का क्या है। अकाउंटिंग पीरियड क्या बोला जाता है, दो बिजनेस आपका पूरा साल भर चलता रहेगा, राइट, लेकिन आपको अपना बिजनेस को इवेलुएट तो करना पड़ेगा, वेदर आई एम आपका गेनिंग प्रॉफिट और लॉस, मैंने प्रॉफिट कमा रहा हूँ लॉस कमा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मुझे इवेलुएट करने के लिए कुछ तो डेटा चाहिए कि भाई मेरा फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, मेरा डेटर कितना है, क्रेडिटर कितना है, एसेट्स कितना नहीं है, राइट। तो यहाँ अकाउंटिंग पीरियड लाया गया है कि जितना भी आपका अकाउंटिंग है उसको एक साल में डिवाइड किया गया, 1 ईयर में। क्लियर है? ये 1 ईयर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का होता है। किसी किसी केस में 1 ईयर से ज्यादा भी होता है सर, 15 डेज का भी होता है। वो उस केस में कि आपने सपोज अभी जनवरी में स्टार्ट किया और बिजनेस अभी 3 महीना में कुछ ट्रांजेक्शन आपका हुआ नहीं है, जो हुआ अप्रैल के बाद हो, 3 महीना में छोटा मोटा हुआ, राइट। तो माइट भी आप 3 महीना का अभी एंड में पीएल बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। आप पीएल बैलेंस शीट कब बनाएंगे, नेक्स्ट ईयर में। तो आपका डेटा कितना महीना का हो जाएगा, 3 महीना जनवरी से लेके मार्च यहाँ पे, और फिर बाकी 12 महीना का टोटल कितना हो जाएगा, 15 महीना का डेटा हो जाएगा। तो अकाउंटिंग पीरियड आपके लिए क्या है, 15 मंथ्स का हो जाएगा। नॉर्मली कितना मंथ का होता है सर, 12 मंथ। तो 12 मंथ में अपने लोग बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं। और क्लोज कैसे करते हैं सर, जितना भी नॉमिनल अकाउंट पता है ना, आपका 3 तरह का अकाउंट होता है, नॉमिनल, रियल, पर्सनल। नॉमिनल किसको बोलते हैं, ऑल एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड गेन्स, ये सारा नॉमिनल अकाउंट है, इसको क्लोज कर देते हैं। और क्लोज करके ट्रांसफर कहाँ करते हैं, पीएल अकाउंट में, और पीएल से क्या निकल जाता है, प्रॉफिट। और जितना भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कहाँ डाल देते हैं, बैलेंस शीट, जो कि कंटिन्यू करता है। बैलेंस शीट ही तो कंटिन्यू करता है ना सर, नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड होता है, क्या खर्चा कंटिन्यू होता है, खर्चा नहीं होता, वो तो एक साल के बाद एंड हो जाएगा। पिछला साल मेरे पास एक बिल्डिंग था, तो इस साल भी कितना होगा, एक ही होगा। अनटिल अगर मैं परचेज नहीं करूं, सेल नहीं करूं, तो एक ही रहता ना सर। तो एसेट्स हमेशा कंटिन्यू रहता है, लायबिलिटी कंटिन्यू नहीं रहता, खर्चा कंटिन्यू नहीं होता, वो एक साल के बाद एंड कर देना है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्लियर है? नेक्स्ट में उसके बाद सर एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाता है 2 टाइप से, एक होता है कैश सिस्टम, एक होता है मर्केंटाइल सिस्टम, जिसको एक्रूअल सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि किसी को मेरे को पेमेंट करना है 5,000 रुपया महीना करके, सैलरी में रखा हूं मैं, 12 पंजे कितना हो गया, 60,000 रुपया। लेकिन हर महीना का सैलरी नेक्स्ट मंथ पेमेंट होता है, नेक्स्ट मंथ पेमेंट होता है। तो अप्रैल का मई में होगा, मई का जून में होगा, इस तरह से जाएगा। तो मार्च महीना का पेमेंट कब जाएगा, अप्रैल में जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो मैंने एक्चुअल में इस साल में टोटल कितना महीने का सैलरी दिया, 11 महीने का। एक महीना का तो पेमेंट कब हुआ, नेक्स्ट ईयर में। तो अगर कैश बेसिस में अगर मैं अपना बुक्स फॉलो करूंगा तो मेरा खर्चा कितना दिखेगा, 55,000। कितना दिखेगा, 55,000, 55,000 दिखेगा। क्यों, क्योंकि एक महीना का मैंने पेमेंट इस साल नहीं किया, ये मेरा कैश बेसिस बोलता है। लेकिन एक्चुअली मेरा खर्चा 55 है, क्या 60 है। 60 क्यों है, बिकॉज एक महीना का मेरा बुक्स में क्या है सर, आउटस्टैंडिंग। काम करवाए मार्च में, उसको देना अप्रैल में, लेकिन वो मेरा मार्च महीना में क्या है सर, आउटस्टैंडिंग है। अगर आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट लाएंगे तो फिर बुक्स किसमें मेंटेन करना होगा, एक्रूअल मेथड। किसमें मेंटेन होगा, एक्रूअल मेथड, याद रखिएगा। क्लियर है? अगर एक्रूअल मेथड में करते हैं तो इसलिए 55 का मेरा ऑलरेडी सैलरी है, 5,000 का जर्नल एंट्री क्या पास कर देते हैं लोग, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो दैट 55 का सैलरी था, 5,000 का मेरा सैलरी ऐड हो गया, टोटल सैलरी कितना हो गया, 60,000। खर्चा बोल के पूरा एक साल का चला गया, और 5,000 का मेरा कहाँ चल जाएगा सर, लायबिलिटी साइड में चला गया। तो टोटल 60,000 का जो मेरा खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे हो रहा है, 60,000 रुपए एक्सपेंस बोल के डेबिट में गया है ना, और बाकी 55,000 का कैश से लेस कर दिया ऐसे साइड में, मेरा पेमेंट हो गया। और बाकी जितना नहीं दिया वो क्या है सर, लायबिलिटी साइड में 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग बोल के खड़ा हो गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट इज नोन एज एक्रूअल सिस्टम। कौन सा सिस्टम, एक्रूअल सिस्टम। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड हैव टू बी मेंटेन अंडर एक्रूअल बेसिस। कौन सा बेसिस, एक्रूअल बेसिस, एक्सेप्ट फ्यू पीपल। जितने भी प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर्स वगैरह, जितने भी प्रोफेशनल्स है, दे आर अलाउड टू मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैश बेसिस।
वो लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को कैश बेसिस में कर सकता है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं, यू नेम इट, एवरीवन एक्सेप्ट दिस पर्सन, एवरीवन, सबको बुक्स ऑफ अकाउंट किस में मेंटेन करना है सर? एक्रुअल बेसिस में। दूसरा नाम क्या है सर? मर्चेंटाइल बेसिस। क्लियर है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्या है, कौन बताएगा? सपोज मान लीजिए कि ये कैलकुलेटर है, ठीक है, ये कैलकुलेटर का प्राइस वेरी करता है, ये कैलकुलेटर का प्राइस वेरी करता है, वो डिपेंड करता है कि आप कहां से खरीदें, है ना? अगर आप सियालदे से खरीदेंगे 100 रुपया, अगर कोई अच्छा फैंसी स्टोर से जाएंगे तो 350 रुपया, चांदनी से जाएंगे तो 250 रुपया, मेहता बिल्डिंग से लेंगे तो 80 रुपया। सब पता है, सब जगह घाटा है, समझ गए सर? तो ये वेरी करता है ना। अब एक बात बताइए, मैं फैंसी आइटम हूँ सर, सीएओ, ये वहां थोड़ी ना खरीदेंगे, आप गए वहां पे काट लिया मेरे को, 450 रुपये लिया, कितना लिया? ये सही जानते हैं, 450 रुपये लिया, कितना लिया सर? 450। लेकिन इसका एक्चुअल में मार्केट प्राइस कितना है सर? 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। मेरा तो तुरंत लॉस हो गया, है ना? यही होता है शो ऑफ करने में। तो सर इसको मैंने खरीदा था 350 रुपया में, और एक्चुअली कितना था? 100 रुपये में। तो सर मेरा 250 रुपये का तो मेरा लॉस है। बुक्स में मैं कितना रिकॉर्ड करूंगा? 100 रुपये रिकॉर्ड करूंगा, 100 रुपये रिकॉर्ड करूंगा, कितना रिकॉर्ड करूंगा? क्यों? मेरे लिए कॉस्ट कितना पड़ा? मेरे लिए कॉस्ट कितना पड़ा? 450 पड़ा ना, सॉरी 450 बोल रहा ना। तो मेरे लिए कॉस्ट कितना पड़ा? 450 पड़ा था। ये मेरे लिए कॉस्ट था। मेरे पास जो इनवॉइस आया, जो मेरे को बिल मिलेगा, उसमें प्राइस कितना लिखा होगा, तो मैं अपना बुक्स में रिकॉर्ड कितना करूंगा? दिस इज नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि मेरे लिए जो कॉस्ट है मैं वही रिकॉर्ड करूंगा। अब उसका मार्केट वैल्यू कम है, ज्यादा है, वो मेरे को पता। क्लियर है? दिस इज नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एट द एंड ऑफ द ईयर में फिर अपने लोग उसको रीवैल्यूड करते हैं, वो AS2 में आप पढ़ेंगे। अगर आपका स्टॉक है, फिर उसको वैल्यू करके मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करके लॉस को क्या करते हैं सर? बुक करते हैं। अदरवाइज जरूरत नहीं। ओरिजिनल वैल्यू किस पे रिकॉर्ड करते हैं आप? कॉस्ट में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लैंड बिल्डिंग, आपने लैंड खरीदा 1 लाख रुपए का, आपके पास इनवॉइस बिल वगैरह पेपर सब कितना पे बना हुआ है? 1 लाख रुपए का। 10 साल पहले आपका बुक्स में वही 1 लाख रुपए ही पड़ा रहेगा। लैंड पे डिप्रिशिएशन होता है? नहीं होता है, तो 1 लाख ही आप लिखेंगे। लेकिन एक्चुअल में 10 साल के बाद में उसका वैल्यू 1 लाख है क्या? बढ़ गया होगा ना। कोई दूसरा एसेट से तो वैल्यू घट गया होगा। तो क्या उसका वैल्यू को बढ़ा सकते हैं बुक्स में? क्लियर है? दिस इज नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कर सकते हैं जब कोई पार्टनर आया, चेंज हुआ, रिमेंबर वो रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला, तब जाके चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट में सर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है सर, बताइए? सेल करते हैं, सेल करते हैं, पैसा रियलाइज करना है, तो अपने लोग सेल में जर्नल एंट्री कब पास करते हैं? जब पैसा मिल जाता है, या जब अपने लोग सेल कर चुके होते हैं? जब पैसा मिलने का वेट करेंगे तब सेल में रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं ना सर। जैसे ही सेल किए, गुड्स को जैसे ही डिलीवर्ड किया, मेरे पास है मेरा गुड्स डिलीवर्ड हो गया, मेरा ओनरशिप क्या हो गया सर? ट्रांसफर हो गया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़े हैं, सब लिंक है, सब एक साथ लिंक है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वहां फॉलो हुआ। जैसे ही मेरा गुड्स मेरे पास से डिलीवर्ड हो गया, मेरा ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, और मेरा राइट टू क्लेम दी मनी, राइट टू क्लेम दी कंसिडरेशन मेरे पास आ गया। नाउ दिस इज एक्चुअल व्हाट? सेल। आई हैव टू रिकॉर्ड दिस एज पर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा बुक्स। क्लियर हो गया? बिकॉज मेरे पास राइट टू क्या है? मेरे पास राइट टू रिसीव द मनी है, राइट टू रिसीव द कंसिडरेशन है अगेंस्ट द गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड। दिस इज नोन एज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है? ड्यूअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट्स, ये तो सबको पता होगा। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, वन इज नोन एज डेबिट, अनदर नोन एज क्रेडिट। क्लियर है? इसको अपने लोग क्या बोलते हैं सर? ड्यूअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इस फार्मूला के हिसाब से एक फार्मूला आता है जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, विच इज व्हाट? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इसको याद रखना आपको।
नाउ मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये मेरे से ना जब सीए पे इंटरव्यू के लिए बैठे थे ना, तो वन ऑफ द इंटरव्यूअर हैज आस्क्ड मी व्हाट इज मीन बाय मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब ना लोग को ना मैच मतलब ना कुछ और समझ में आता है। मैच, वो जो मैचिंग वाला जो ऐप वगैरह है वो ध्यान में आता है, मैचिंग वही होगा ना भाई साहब, आज के टाइम में तो वही मैच। नहीं रे भाई, शादी.com के बारे में, शादी.com के बारे में, टिंडर का जमाना मेरा गया, अभी वहां पे प्रोफाइल क्या, शादी.com के बारे में। हाँ आप चेक की थी, मतलब आपका भी प्रोफाइल बना हुआ है सर, देखिए ये ना डेंजर हो गया है, अगला साल इसके पापा से मिलके शादी कराना होगा। देखिए सर, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, मैचिंग का मतलब चीज समझिएगा, अगर जो भी आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी आप अगर रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसका अगर कोई रिलेटेड एक्सपेंस है उसको भी रिकॉर्ड करना हो। अगर कोई रेवेन्यू को आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, विच इज नॉट नेसेसरी राइट, वो उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो उसका रिलेटेड एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड नहीं करना हो। दिस इज नोन एट मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप रेवेन्यू 12 महीना का ले रहे हैं तो खर्च भी कितना महीना का लेना होगा, 12 महीना का। अगर आप इनकम को केवल 9 महीना का दिखा रहे हैं, सपोज आपका आपका मान लीजिए कि सर आपने बिजनेस स्टार्ट किया जून के महीने में, तो अप्रैल से लेके तो बुक्स मेंटेन नहीं होगा, बुक्स कब से मेंटेन होगा, जून से। तो जून से लेके मार्च तक अगर आप रेवेन्यू जनरेट करके दिखाओगे तो खर्चा भी कब से दिखाना होगा, जून से अप्रैल से। चीज क्लियर है, दिस इज नोन एज सर मैचिंग कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि सर एग्रीकल्चर इनकम, नाउ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में पढ़ रहे हैं, इस एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्ट है ना। तो एग्रीकल्चर इनकम अगर अपने लोग टैक्सेशन में नहीं दिखाते हैं तो उसका एक्सपेंस भी आएगा क्या, उसका खर्चा भी नहीं आएगा। लेकिन बुक्स में आप एग्रीकल्चर इनकम को शो करोगे तो उसका एक्सपेंस भी क्या करना होगा, शो करना होगा, बिकॉज इनकम टैक्स अलग है और हमारा अकाउंटिंग क्या है, अलग है। अपने लोग टैक्सेशन में पढ़े हैं, बहुत सारा खर्चा वो मेरा अलाउड था, फिर इनकम टैक्स के हिसाब से डिस अलाउड हो जाता है, तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। टैक्स के हिसाब से क्या है वो बात का बात है, तो जो भी इनकम अगर अपने लोग उसको ऐड करेंगे तो उसका रिलेटेड खर्चा भी ऐड करना। चीज समझ में आ रहा है, या इनकम अगर आप 12 महीना का ले लिए, खर्चा 9 महीना का लेंगे तो कैसे लिखोगे आप, ट्रेडिंग एंड पे अकाउंट फॉर द क्या लिखते हैं, ईयर लिखते हैं ना सर, तो ईयर कैसे लिखोगे आप, वो तो मेरा जस्टिफाई नहीं होगा। नेक्स्ट में सर इंपॉर्टेंट में आपका मार्क करो बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन, ये आपको पढ़ना है, ये थ्योरेटिकल में आपको पढ़ना है सर, बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन, ये आपको रीड करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सर। बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है, जो ऊपर में अपने लोग रीड किए उसी को मिक्सअप करके देखिए क्या है, अकाउंटिंग एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, गोइंग कंसर्न वगैरह, ये सारा को बोलते हैं सर। अकाउंटिंग कन्वेंशन में सर, अब ये कन्वेंशन क्या है सर, कन्वेंशंस का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे क्या, एक तो हो गया रिकॉर्ड, एक हो गया शो क्या करेंगे। आप जो अकाउंटिंग बनाते हैं तो एट द एंड में कुछ रिपोर्ट बनाओगे, तो रिपोर्ट बना के किसको दिखाओगे, मैनेजमेंट को दिखाओगे डिसीजन लेने के लिए। तो आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या दिखाओगे, क्या क्या शो करोगे, उसमें बोलता है ऐसा, सबसे पहले कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब क्या हो गया, सब कुछ आपको शो करना है। अगर आप कोई चीज छुपाएं जो कि नहीं छुपाना चाहिए था, इसका मतलब आपने क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो अगर पता चल जाएगा, ऑडिटर ऑडिट करने आएगा, पता चल जाएगा, तो फिर एस्केलेट करेगा वो। तो जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आपको बुक्स में छुपाना नहीं है, आपको क्लियर कट दिखाना है। इमेजिन करो कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है सब अपना डिस्क्लोजर में इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाइड कर रहे हैं, तो जितने भी इन्वेस्टर हैं, आपके पास पैसा आया, क्या आप रिलाई किसी भी कंपनी के ऊपर में कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। इस तरह से देखिए बहुत सारी ऐसे ऐसी कंट्री हैं जिनका शेयर, जिनका कंपनी वगैरह में लोग इन्वेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं इन्वेस्ट करता, बिकॉज वहां का सिस्टम कंट्रोल उतना स्ट्रांग नहीं है
कि जो भी कंपनी अपना बुक्स में पैसा दिखा रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर एक्यूरेट नहीं रहेगा तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है, जो आपका फॉरेन इन्वेस्टर है, क्या वो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना सर। क्यों करेंगे? आप तो फ्रॉड कर रहे हैं, आप तो छुपा देंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। और ये पकड़ने का जिम्मेदारी कितना है? सीए का है जो ऑडिट करने आते हैं। तो अगर सी इंस्टीट्यूट वगैरह पे अगर लोगों का विश्वास उड़ जाएगा सर, कंट्री डाउन हो जाएगी। हमारा सी इंस्टीट्यूट और जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, अगर उसमें से विश्वास उठ जाएगा सबका तो दिक्कत हो जाएगा। इमेजिन करो डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर एक भरोसा है ना भैया ये मेरा इलाज करेगा, आपका वो विश्वास उठ गया कि इलाज कर ही नहीं सकता, डमी लेके बैठा हुआ। बाप डॉक्टर था, बेटा डॉक्टर घुस गया। इस तरह का बहुत सारा लोग डॉक्टर बन के बैठा हुआ, डॉक्टर का डिग्री लेके बैठा हुआ। तो क्या आप उससे अपना इलाज कराओगे? इलाज नहीं कराओगे तो इमेजिन करो वो कंट्री का हाल क्या होगा। खत्म। क्लियर हो गया? तो ये सारा मैटर होता है सर। नेक्स्ट में सर मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब आपका मेटेरियलिटी का मतलब वो मेटेरियलिस्टिक थिंग नहीं, मेटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको शो करना। अब मान लीजिए सर आपका बिजनेस में कोई लॉस हो गया, अच्छा खासा लॉस हो गया। अब आप लॉस दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स तो बच जाएगा, लेकिन जैसे लॉस दिखाएंगे तो इन्वेस्टर्स क्या होगा सर? भाग सकते हैं, शेयर्स प्राइस को बेच सकता है, शेयर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। आप डिसाइड किए कि इस टर्म को नहीं दिखाते अपने, सही होगा या गलत होगा? आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कंसिस्टेंसी। नाउ आप लोग के अंदर पे सबसे बड़ा जो लैक है ना वो यही है। अभी का स्टूडेंट्स लोग के अंदर पे मैं यही चीज देख रहा हूं, और यही चीज का आप लोग का प्रॉब्लम है। आप लोग कोई भी एक पैशन पे या कोई भी एक थिंग पे ना कंसिस्टेंट नहीं, यू ऑलवेज चेंज इट। कोई भी एक चीज ठानिए कि भाई साहब मेरे को ये करना है, this is I'm going to do with my life in next 5 years 3 years and be consistent with it। वो चीज मिल जाएगा। ऊपर वाला भी थक जाएगा, साला कुछ और नहीं करने मांग रहा देश, वैसा माइंड होता है। तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा सर। इमेजिन करो कि आप पिछला साल बुक्स दिखाएं एसएलएम में, इस साल आपका बाबा बोला डीबीएम में कर दें, आप डीबीएम में चेंज कर दिए। तो बाबा लोग है ही, क्या चेंज कर सकते हैं? कंसिस्टेंट हुआ क्या? पिछला साल कुछ और मेथड था, इस साल कुछ और मेथड हो गया। तो पिछला साल और इस साल में कंपेयर हो पाएगा क्या? तो अगर जो भी आप मेथड को फॉलो कर रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी लाना होगा। अगर आप चेंज करोगे, चेंज भी होता है, चेंज कब होता है? अगर लॉ चेंज हो गया, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया तो आपको चेंज करना है। अगर कोई मेजर इंपैक्ट आपका बिजनेस का नेचर और बिजनेस चेंज हो रहा है जिसके वजह से आपको वो मेरा मेथड को भी क्या करना होगा? चेंज करना होगा, तो आप चेंज करोगे। मतलब एक रीजन होना चाहिए कि चेंज करने के लिए। ऐसे नहीं रात को उठे नहीं भाई चेंज करना आज, ऐसे नहीं, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं होता है। तो ये है सर। नाउ नेक्स्ट में जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर मैं एज ए इंटरव्यूअर होता तो ये तो मैं जरूर पूछूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या है सर? कौन बताएगा? ये मेरा फेवरेट है, इससे मेरे को समझ में आ जाएगा बच्चा कितना पढ़ा नहीं पढ़ा। एक चार करने ही में एक अरे बाप, बोलिए आप बोलिए। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मान के चलते हैं कि हम लोग का फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं, लॉस को हम लोग मतलब कि लॉसेस को पकड़ के चलते हैं, नहीं कोई और के बारे में नहीं सोचते। और बोलिए, क्या बोलिए? क्या हुआ? सब भीड़ में चढ़ने वाला है क्या? बोल, क्या बोल रहा था? एक होता है ना, ये कोई आगे चलता है तो एक थोड़ा सा पीछे चलता है, नहीं भाई अति पहले आगे बढ़, हम तेरा पीछे, वैसा वाला। और जहां वो रुका तो ये गायब। क्या वही रे? क्या वही क्या? एक मिनट बोलिए। फ्यूचर में जो लॉस होगा उसको अभी बुक करेंगे। कौन सा लॉस? सब लॉस। हमको लग रहा है ना कल रात को जाएंगे मेरे 1 लाख रुपए चोरी हो जाएगा, बुक कर लेंगे, बुक कर लेंगे। तो क्या क्या फ्यूचर का कोई फ्यूचर तो कोई किसी को नहीं देखा है, लेकिन कौन सा लॉस को बुक करेंगे?
जो पॉसिबल, जिसको सर्टेन बोलते, क्या बोलते हैं, सर्टेन कैसे होता है, सर्टेन फ्यूचर में खर्चा करना है, सर्टेन कैसे होगा, एग्जांपल। सर आप बट इकोनॉमिक्स अच्छा से पढ़ा है क्या। एबनॉर्मल लॉस देखिए, एबनॉर्मल लॉस का फंडा क्या आता होगा कि वो लॉस अपने को पता नहीं रहता है, जब वो इनकर होता है तब पता चलता है कि भाई मेरा एबनॉर्मल हो गया, राइट। फायर आपको पहले से पता रहेगा तो आप तो रोक लोगे ना सर, वो नहीं होगा। और जैसा होता है जैसे डिमांड कम हो रहा है, हम बोला ना तेरे इकोनॉमिक्स अच्छा है, ग्रेजुएशन पास करके तेरे से बात करेंगे, इकोनॉमिक्स से टीचर चाहिए हम। और कोई सर, एक वर्ड आपको बता रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, दिस इज व्हाट। अभी इशू कर रहे हैं, 5 साल बाद अपने लोग जब पे आउट करेंगे डिबेंचर को, तो पता है कि भैया प्रीमियम देना पड़ेगा, 5 साल बाद पता है, अभी देना नहीं है। अभी देना है क्या, अभी नहीं देना है, कब देना है, लेकिन पता कब है, पता कब है, अभी पता, लेकिन देना कब है, सर्टेन है अनसर्टेन, देना है कि नहीं देना है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी रिकॉर्ड कर सकते हैं एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो इसमें आप ये बोल सकते हो, इफ देयर आर फ्यूचर सर्टेन लॉसेस दैट कैन बी रिकॉर्डेड बाय क्रिएटिंग प्रोविजन, क्या क्रिएट करते हैं, प्रोविजन, बैड डेट हो गया, बैड डेट क्या है, हो गया, तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ना सर बैड डेट, और एक्चुअल लॉस हमारा पीएल का डेबिट में दिखाते हैं। लेकिन एक ऐसा लॉस जो कि होगा, हुआ नहीं है, होगा, उसको क्या बोलते हैं, डाउटफुल डेट, क्या बोलते हैं, आपको शक है, आपको शक है कि ये लड़का पैसा नहीं देगा, आपको शक है, जो पीछे में बैठा है चश्मा लगाएगा वो पैसा नहीं देगा, आपको शक है। तो शक तो बहुत कुछ हो सकता है, बात समझ आ रहे, आपको शक है, क्या शक के बिना पे सिर्फ डाउटफुल कर लेंगे, सिर्फ शक के बिना पे डाउटफुल हो जाएगा क्या, तब तो भैया अच्छा अच्छा का घर सबका बर्बाद हो गया था। शक के बिना पे कुछ प्रूफ चाहिए होता ना सर अगला को, तभी तो अगला कुछ बोलेगा, तभी तो कुछ बोलेगा ना सर। अब बाल यहां पर है, कुछ और है, तभी तो प्रूफ्ड होगा ना सर, ऐसे थोड़ी ना मतलब बोल सकते, शादी नहीं हो रहा। चीज समझिए, मैं जो समझा रहा हूं उसमें ध्यान दीजिए, डाउटफुल सिर्फ होने से थोड़ी ना आपका प्रोबेबिलिटी लॉस हो जाएगा। अगर वो मान लीजिए मेरे को 2 महीने से फीस नहीं दिया है, 2 महीने से वो मुझे फीस नहीं दिया है, कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहा है, बेटा रिप्लाई नहीं दे रहा है, व्हाट्सएप में सीन करके रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो मतलब क्या है, ये सारा जो सिम्टम्स है मतलब क्या है, वो मेरा पैसा अब सर्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और 6 महीना 4 महीना से ज्यादा हो गया, कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहा, बेटा ब्लॉक मार के रखा है। फेसबुक में पहले आता था, फोटो भी नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा ना। तो ये सारा सिम्टम्स है, ये सारा सिम्टम्स है, क्या समझ में आता है कि वो जो मेरा डाउट था, अब वो मेरा कहीं ना कहीं कंफर्म हो रहा है, क्लियर है। तो अब इस लॉस को क्या कर सकते हैं, इस लॉस को बुक्स में एज अ सर्टेन फ्यूचर लॉसेस बोल के रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये तो फ्यूचर का है, अभी पता है क्या वो देगा कि नहीं देगा, मुंह से बोला नहीं हम नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं बोला, ऐसा तो नहीं बोला है ना। वो तो इज्जत और थोड़ा डर के आगे में थोड़ा दूर जा रहा है, मेरे को पता है नहीं देगा, लेकिन मुंह से तो नहीं बोला है सर, तो इसको रियल लॉस बोलेंगे क्या, इसको रियल लॉस बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। लेकिन इसका हरकत ऐसा है कि मेरे को पता चले कि भैया मेरा पैसा नहीं मिलेगा, ये लॉस को रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग प्रोविजन, बाय क्रिएटिंग, इसीलिए आप लिखते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्लियर है। एक कौन सा मेथड अलाउ करता है, लॉ ऑफ प्रूडेंस, जिसको कन्वर्टिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर टैक्स, रिमेंबर प्रोविजन फॉर टैक्स, आप देखे होंगे पीएल में प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा रहता है, क्यों प्रोविजन लिखा रहता है भाई, खर्चा इस साल है टैक्स का, देना कब है, नेक्स्ट ईयर देना है, कितना देना है वो भी पता है क्या, कितना देना है वो तो पता नहीं चलता मार्च के महीना में, वो पता कब चलता है, जब आप टैक्स का कंप्यूट करते हैं तब पता चलता है ना कितना टैक्स देना नहीं देना है, लेकिन देना है ये तो श्योर है, और नेक्स्ट ईयर में पे करना है, लेकिन खर्चा किस साल का है, इस साल का है,
तो इस साल आप खर्चा बुक करते हैं कि नहीं बुक करते हैं? खर्चा बुक करते हैं, लेकिन क्या बोलकर? इनकम टैक्स बोलकर। क्या बोलकर? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। क्लियर हो गया? तो जितना भी प्रोविजन वगैरह है उसको अपने लोग क्रिएट करते हैं बाय अप्लाइंग द मेथड ऑफ प्रूडेंस, जिसको कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। यही सेम चीज इनकम में अप्लाई नहीं होता है सर। इनकम में अप्लाई नहीं होता है। आपका सपना बहुत स्ट्रांग है ना, एक तो मूवी वगैरह आया था, आप सपना में देखें कि भैया एक रास्ते से गुजर रहे थे, वहां से 500 का एक नोट मिल जाएगा आपको 50,000 रुपए। बात समझ में आ रहा है? अब आप उसी रास्ते से बेटा डेली जा रहे हैं, नहीं सपना में देखा है, मिलेगा मेरे को? तो ये बताइए, ये जो मेरा इनकम है, क्या इसको आप रिकॉर्ड करोगे? अगर कोई आपको बोला है कि भाई हम आपको 2 दिन बाद पैसे देंगे, कितना दिन बाद देंगे? 2 दिन के बाद पैसा देंगे। बात समझ में आ रहा है? क्या उसको आप रिकॉर्ड करेंगे? उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इनकम को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। लॉसेस हो गया उसको रिकॉर्ड कर। क्लियर है? ये याद रखिएगा सर, ये इंपॉर्टेंट है। एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस बता चुके हैं। आईएफआरएस के बारे में बता चुके हैं आपको। आईएफआरएस इंड एज क्या है एक बार रीड करिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर, और ये वाला पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले पढ़ने बोलते हैं, अभी जरूरत नहीं है सर। एग्जाम बाद थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा सर। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इन डेज जो 1 है ना, उसमें से ये सारा भी देता है ऑल्टरनेटिव करके। देखिए सर, यहां पे ये वाली लिमिट है सर, ये लिमिट आपको याद रखना है। जितनी भी लिस्टेड कंपनी है सब में क्या अप्लाई होता है? इंड एस। जितना भी लिस्टेड कंपनी है सब में क्या अप्लाई होता है? इंड एस। याद रखिएगा। लिस्टेड बोले तो लिस्टेड बोले तो लिस्टेड का मतलब क्या होगा? पता है ना, स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, एनएससी। तो वो तमाम कंपनी जिनका शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जो कंट्रोल बाय सेबी, सेबी बोले तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके अंदर में आती है, उसके कंट्रोल में आती है, तो उन सारी कंपनी को लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। बेसिकली बड़ी कंपनी राइट। तो उन लोग पे अप्लाई क्या करना है? इंड एस। बड़ी कंपनी, बड़ा पैसा वाला, अप्लाई इंड एस। क्लियर है? छोटा कंपनी, कम पैसा वाला, क्या अप्लाई होगा? एस। अगर अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड मतलब वो तमाम कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, उन लोग के लिए क्या बोला? देखिए, नेटवर्थ अगर 250 करोड़ से ज्यादा होगा तो क्या अप्लाई होगा? इंड एस। 250 से कम है तो क्या अप्लाई होगा? इसके अलावा सर बैंक वगैरह, इंश्योरेंस कंपनी जितना है सब में क्या अप्लाई है सर? सब में इंड एस अप्लाई है। एसएमई का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। और इसका क्या होगा? एसएमई का स्मॉल आ गया, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये वाला सब। तो स्मॉल और मीडियम में इंड एस अप्लाई हो गया, तो आप एसएमई को एमएसएमई कर सकते हैं। अभी इसका 4 पार्ट आ गया, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है? इसका एक क्राइटेरिया है, देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्राइटेरिया लिखा है कि अगर 100 करोड़ से कम है टर्नओवर का अगर 100 करोड़ से कम है तो उसको एमएसएमई कैटेगरी में डालते हैं। तो एमएसएमई पे लिए इंड एस अप्लाई नहीं होता। अरे छोटा मोटा लोग है भाई साहब, इंटरनेशनल लेवल में बुक्स को मेंटेन करके क्या करेगा? ये पढ़ना है सर अपने को। ना सर, हमारा एस में क्या है? एस में मार्क करिएगा। आप लोगों का सिलेबस में क्या दिया है? ये इंड एस 1 है, इंड एस 16 है और इंड एस 31 होगा। देखिए 33 है अर्निंग पर शेयर, ये 3 है सर। नाउ सर, इसके अलावा ये 2 थ्योरेटिकल है, ये आपको रीड कर दिए हैं। कैपिटल मेंटेनेंस और फेयर वैल्यू अकाउंटिंग,
नाउ कैपिटल मेंटेनेंस, व्हाट इज मीन बाय कैपिटल मेंटेनेंस? एक बिजनेस के लिए दो तरह का कैपिटल होता है। अगर आप लोग सोर्स ऑफ कैपिटल पढ़े हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। सोर्स क्या होता है सर? एक होता है ओन्ड और एक होता है बोरोड। क्लियर है ना? पढ़े हैं तो बिजनेस स्टडीज वगैरह में। सोर्स से क्या कर सकते हैं? या तो खुद का पैसा होगा या तो ससुर का होगा। दो पैसा है सर। अगर खुद का पैसा तो क्या है? ओन्ड है। और जो मेरा खुद का पैसा नहीं है वो क्या है? बोरोड है। बोरोड का केस में क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। ओन्ड का केस में क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल इन केस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन बोरोड का केस में इंटरेस्ट क्या है सर? देना है। इसको कैपिटल मेंटेनेंस बोलते हैं। नाउ ये ओन्ड और बोरोड कैपिटल से आप बिजनेस पे इन्वेस्ट करोगे, बिजनेस पे लगाओगे। जब बिजनेस में आप पैसा इसको लगाते हैं तो दो जगह पे लगाते हैं आप पैसा। एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। एक क्या होता है? फिक्स कैपिटल और एक क्या होता है सर? वर्किंग कैपिटल। चीज समझ रहे हैं? मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है सर। नाउ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं 3-4 महीना क्या करूंगा? रिसर्च करूंगा, पढ़ूंगा, उस बिजनेस के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज लूंगा, बात करूंगा, इंटरनेट काटूंगा, लोग जो ऑलरेडी है वहां एस्टैब्लिश करूंगा। उसके लिए जो जो मेरा प्री टेस्टिंग पीरियड है, प्री जो भी ट्रायल एरर है उसको कंप्लीट करूंगा, राइट? ये पूरा कर लेने के बाद में कंपनी इनकॉर्प करूंगा। कंपनी इनकॉर्प कर देने के बाद में पहले तो खर्च करना होगा। पहले तो खर्च करना होगा ना सर, कि पहले इनकम आ जाएगा। पहले तो खर्च करना होगा। तो खर्च करने के लिए तो पैसा चाहिए। पैसा कहां से लाएंगे? या तो ओन कैपिटल होगा या तो बोरोड कैपिटल होगा। लेकिन जो बोरोड करेंगे उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो मेरे पास पैसा आ गया, अब वो पैसा लेके मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूंगा? सपोज पूरा सेटअप वगैरह, कंपनी इनकॉर्प वगैरह, लीगल वगैरह, कंप्लायंस सब हो गया, ट्रेड लाइसेंस वगैरह सब कुछ हो गया। अब इसको जब मैं यूज करूंगा तो सबसे पहले बात तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होगा, जो भी खर्चा वगैरह वो खर्चा करना है। इसके बाद क्या है सर? दो तरह का पार्ट होता है सर, याद रखिएगा माइंड पे, बिजनेसमैन स्पेशली। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। क्या बताइए? फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। जितने भी लोग हैं ना आजकल का पूरा मार्केट में मैं देखता हूँ ना, सब फिक्स कैपिटल में पैसा लगाता है बेटा। वर्किंग कैपिटल में पैसा नहीं लगाता, उसको पता ही नहीं वर्किंग कैपिटल क्या है। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या हो गया? पैसा जो आप लिए हैं तो आप जगह खरीदोगे। अगर खुद का जगह खरीदोगे तो आपका फिक्स कैपिटल ज्यादा होना चाहिए। अगर आप रेंट पे लेंगे तो आपका रेंटल का इनकम आना चाहिए, जो कि वर्किंग कैपिटल में आता है। लेकिन कोई भी जगह लीजिएगा, ऑफिस तो बनाइएगा, स्ट्रक्चर करिएगा, रिपेयर करिएगा, इलेक्ट्रिसिटी करिएगा, वायरिंग करिएगा, ये सारा पूरा डेकोरेट करिएगा ना सर, वो किस पे पार्ट आता है? फिक्स कैपिटल। चेयर खरीदोगे, फर्नीचर फिक्चर खरीदोगे, बेंचेस खरीदोगे, एसी खरीदोगे, इसको तो यूज करना है, राइट? दिस आर दी पार्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। कौन सा कैपिटल? आपने ये कर दिया, आपने पूरा सेटअप वगैरह सबको रेडी कर दिया, राइट? अब दूसरा कौन सा पार्ट होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है? वर्किंग कैपिटल। आप लोग को हायर करोगे, एचआर को रखेंगे जो कि हायरिंग करेगा आपके लिए, इंटरव्यू के लिए लोग को बुलाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू करके हायर करके उन लोगों को सैलरी पे रखेंगे, उन लोग से काम करवाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपका आएगा, रेंट का खर्चा आपका आएगा। अगर आपने बोरोड लिया है तो लोन का इंटरेस्ट आएगा। बात समझ आ रहा है? ये सारा तो खर्चा आपको करना पड़ेगा सर। और ये खर्चा मान लीजिए कि सर आपको 6 महीना तक करना है, आपका खर्चा 1 लाख रुपया है हर महीने का। 1 महीना का नॉर्मल बिजनेसमैन का खर्चा 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए का खर्चा है ऐसा, तो 6 महीने के हिसाब से कितना खर्चा हो गया? 6 लाख। अभी आपका पैसा भी नहीं आया है, लेकिन 6 लाख रुपया एज अ वर्किंग कैपिटल क्या करना होगा? आपको रखना पड़ेगा। क्यों? अगर आप 6 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल नहीं रखेंगे तो आपका बिजनेस ऐसे काम नहीं करेगा। आपका सेल चाहे हो चाहे नहीं हो, रेंट वाले को तो रेंट देना है। क्या बोलेंगे दादा काम हुआ नहीं, अगला महीना ले लीजिएगा, वो देगा। सीएससी वाला रहा, भगा दीजिएगा उसको। 3 तो चिट्ठी भेजेगा वो, ब्लू, हरा, लाल। लाल आया तो मतलब कट गया तुम्हारा। चीज समझ में आ रहा है? तो ये सारा तो खर्च करना है। अब जैसे ही आपका सेल होना चालू हुआ, फिर उससे जो पैसा आना चालू होगा, फिर वो वर्किंग कैपिटल क्या होगा सर? कंपेंसेट होगा। जैसे आपका डेटर आ गया तो पैसा चालू हो गया, तो करंट एसेट्स बढ़ गया, करंट लायबिलिटी से लेस कर देंगे, तो वर्किंग कैपिटल अपने को स्ट्रॉन्ग करना। क्लियर है? ये सारा पार्ट अपने लोग रीड करते हैं कैपिटल मेंटेनेंस में। किसमें बताइए? तो जो भी बिजनेस करिएगा, मेक श्योर कि फिक्स कैपिटल आप तो कर रहे हो। फिक्स कैपिटल में इतना करेंगे जो मेरा नेसेसिटी है, जिससे मेरा बिजनेस क्या हो जाए? चालू हो जाए। ज्यादा पैसा मुझे किसके लिए रखना है? वर्किंग कैपिटल के लिए रखना है। और वो टारगेट लेना है कि मेरे को 6 महीना 1 साल में इसको क्या करना है सर?
सेल से इनकम से मेरे को रिकवर कर। क्लियर है? तो 3 महीना 4 महीना, नॉर्मली 6 महीने का वर्किंग कैपिटल लोग पैसे रखते हैं, क्योंकि 6 महीना में उनको रिजल्ट दिखना चालू हो जाता है। क्लियर है? नाउ फेयर वैल्यू अकाउंटिंग क्या है सर? फेयर वैल्यू अकाउंटिंग सर ये अपोजिट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट से। इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी को करंट वैल्यू में अपने लोग कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? करंट वैल्यू में कंपेयर करते हैं, और बुक्स में जो भी मेरा आता है उसको रीवैल्यूएशन लॉस या प्रॉफिट करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो मैंने खरीदा था 350, एक्चुअल वैल्यू कितना है? 100 रुपया। अब ईयर एंड में मैं जाऊंगा तो उसका वैल्यू 100 रुपया है ना सर, तो 250 रुपया तो मेरा लॉस है, लेकिन अभी तक सेल हुआ क्या? लॉस कब बोलेंगे? जब सोल होगा, जब सेल्ड होगा, जब मेरा सेल होगा तभी तो लॉस बोलेंगे ना सर। सेल तो अभी तक हुआ नहीं है तो लॉस तो बोलेंगे नहीं, लेकिन इसको आप लॉस बोल के दिखा सकते हैं। क्या करके? रीवैल्यूएशन लॉस बोलकर। क्या बोलकर? ये कौन सा मेथड बोलता है? फेयर वैल्यू अकाउंट। नाउ सर बरोबर साथ में रखते हैं सर। क्या क्या फेयर वैल्यू साथ में ला सकते हैं। अमाउंट का कॉलम में फेयर वैल्यू बैठेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जिस तरह से कुछ भी ट्रायल बैलेंस वगैरह देखे होंगे ना, तो वहां पर बना होगा। समझे? नाउ सर इन डेज 1, अच्छा मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये इन डेज का IFRS का ना यूके से एक डिप्लोमा आता है। ठीक है? डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इसका बहुत डिमांड है अकाउंटिंग बढ़। अगर आपको एज अ अकाउंटेंट बनना है, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, आपको यही फाइनेंस फील्ड वगैरह पे जाना है, अकाउंटिंग आपको पैशन है, अच्छा लगता है, तो आप ये कोर्स, एक ACCA का कोर्स होता है यूके में, थोड़ा एक्सपेंसिव है, 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए है। वो कोर्स कर लेंगे ना सर तो एक ग्लोबल रीच आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि अभी का जो टाइम हो गया ना सर डॉलर में रुपया बनाने का, अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि यहीं पर बैठे हुए ही फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फिर यहीं पर बैठे हुए वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सर्विसेज बाहर पे दे रहे हैं। तो इंडिया में पैसा काफी कम मिलता है, लेकिन वही सेम वर्क अगर आपको बाहर में मिलता है ना सर, दे विल पे इन ह्यूज। लाख रुपए तो कुछ नहीं है उसके लिए। क्लियर है? और आप लोग यंग टैलेंट हो, ऑब्वियसली कम्युनिकेशंस और ये सारा, मतलब इन शॉर्ट में बाकी जो बिजनेस वर्ल्ड में, मतलब बिजनेस वर्ल्ड में बोलते हैं ना, आप पोलाइटनेस बोलते हैं, सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, तो ये आप लोग को आता है ना, तो समझ में आया मुझे। ये सारा कोर्स करो और अपने आप को डेवलप करो कम्युनिकेशन वाइज में, ये सारा चीज में, तो क्या ना फिर ग्लोबल रीच आपके लिए अलग लेवल का पैसा है बाहर पे। और अभी तो इंडियन कंपनी में अच्छा खासा पैसा दे, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम। देखिए मैं क्या हूं ना, गवर्नमेंट जॉब का अगेंस्ट में नहीं हूं। आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं? क्या AC स्लो करनी है क्या? एक मिनट सर रुकिए। सर आवाज आ रही है क्या? हेलो सर, थोड़ा सा चुप रहिए। नाउ सर आइए कि इन डेज 1 मार्क करेंगे अपने लोग, समझेंगे, पढ़ेंगे, और पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसको पढ़ना है आप लोग को। जो जो इंपॉर्टेंट है वो रीड करनी है। एक बार रीड कर देखिए क्या है। सबसे पहले वर्ड पढ़िए, प्रेजेंटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहले अपने को वर्ड जानना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है और उसको प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अब इस चीज को क्या किया है, इंटरनेशनल लेवल में सेम किया जा रहा है, बिकॉज ये इंड है ना सर, इंटरनेशनल लेवल में सेम किया जा रहा है। तो मतलब क्या है, जितने भी कंट्री के जितने भी बिजनेसेस है, जितनी भी कंपनीज अगर इस चीज को फॉलो करेंगी और ये एज को फॉलो करेगा, तो सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्लोबल लेवल में क्या रहेगा, सेम। समझ में आ रहा है?
तो इससे कंपेयर करना क्या हो जाएगा और इजी हो जाएगा। समझ गया? तो उस तरह से बात करना है। तो यहां पर क्या लिखा है सर? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आइए क्या है। अब देखिए यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपेयर किससे करते हैं? विद द प्रीवियस ईयर टू दी करंट ईयर, विद द प्रीवियस ईयर टू दी करंट ईयर। प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से कंपेयर करते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखोगे ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ वगैरह पे, तो हर एक कंपनी का ना पेज नंबर 7 to 8 में बिजनेस क्लासिफाइड का नेक्स्ट पेज में होगा। वहां पर आपको कभी कभी बहुत सारी कंपनी का ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया रहता है। आपको पीएल दिया रहेगा, आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा। और जब भी वो स्टेटमेंट आपको दिया रहता है ना, तो आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का दिया रहता है। देखेंगे इवन अगर जो शेयर्स वगैरह यूज करता है, ठीक है, आपका मनी कंट्रोल ऐप वगैरह पे, वहां पर भी अगर आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट लेंगे, स्टेटमेंट अगर आप डाउनलोड करोगे ना, तो प्रीवियस ईयर करंट ईयर का डेटा आता है। क्यों? उसको कंपेयर करने के लिए कि भैया पिछला साल इतना था, करंट ईयर में इतना हुआ, तो अच्छा हुआ या खराब। अगर लायबिलिटी पिछला साल 10 लाख था, अभी 12 लाख हो गया, तो मेरा 2 लाख बढ़ गया ना सर, तो अच्छा हुआ या खराब हुआ? खराब हुआ। जाहिल आदमी बोलेगा बढ़ गया अच्छा हुआ। लायबिलिटी बढ़ गया मतलब क्या हो गया? खराब हो गया। बात समझ में आ रहे हैं? तो ये सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन का पॉइंट है। अपने लोग इसको करंट और प्रीवियस ईयर दोनों सेंड कर दें। पहला पॉइंट। ऑब्जेक्टिव में बताइए क्या है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली क्या क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करता है? किसके बारे में बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कंपनी का एसेट्स के बारे में। एक कंपनी में कितने आपका चीजें? 6 है ना? एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस और इक्विटी। और क्या है सर? इक्विटी। तो यहां पर पढ़ो, एसेट्स हो गया, लायबिलिटी हो गया, इक्विटी हो गया, इनकम, एक्सपेंसेस, गेन्स हो गया, कंट्रीब्यूशन बाय एंड डिस्क्लोजर टू ओनर, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलता है? डिविडेंड बोलते हैं। और नेक्स्ट में क्या है सर? कैश फ्लो। क्लियर है? अच्छा, छोटी कंपनी में कैश फ्लो का रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं, लेकिन जितने भी लिस्टेड कंपनी है और जिनका टर्नओवर 250 से ज्यादा है, वहां क्या रिक्वायरमेंट है? कैश फ्लो। तो अगर आप एस फॉलो करते हैं तो वहां पर कैश फ्लो का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इन डेज फॉलो करते हैं तो वहां पर क्या है सर? कैश फ्लो का रिक्वायरमेंट है। स्कोप ऑफ इन डेज 1 में आइए। स्कोप का मतलब समझ में आता है? क्या कवर है इसमें? स्कोप में क्या लिखा है सर? ये क्या अप्लाई करता है? इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर है? नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें सर? इसमें बैलेंस शीट आता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल आता है, चेंजेस इन कैश फ्लोज, नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट एट द अर्लियर कंपैरेटिव पीरियड। बैलेंस शीट में ही चेंजेस इन इक्विटी होता है सर। अपने लोग चेंजेस इन इक्विटी क्या करते थे सर? अलग बनाते थे, बट यहां पर बैलेंस शीट में ही चेंजेस इन इक्विटी होता है। बेसिकली आप लोग नोट्स बनाते हैं, नोट्स में रिमेंबर शेयर कैपिटल लिखते हैं नोट नंबर 1 में, तो वो शेयर कैपिटल में ही आपको चेंजेस इन इक्विटी दिखाना है। क्लियर है? तो चेंजेस इन इक्विटी भी है, लेकिन वो किसके अंदर पे? बैलेंस शीट के अंदर पे। पीएल का स्टेटमेंट आ गया, कैश फ्लो हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स हो गया, और प्रीवियस ईयर का, किस साल का? प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, वो भी क्या है सर? करंट ईयर में एड ऑन होगा। कंपोनेंट्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? देखिए, तो क्या बोलता है सर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रेहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नोट्स इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग का मतलब क्या हो गया? लास्ट ईयर का एंड। इस साल का बिगिनिंग मतलब लास्ट ईयर का? पिछला साल 1 लाख था, तो इस साल का बिगिनिंग में भी कितना होगा? है ना? ये आपका फंडामेंटल एजम्पशंस आप लोग पढ़ चुके हैं। तो जब भी अपने लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारा मेथड क्या होता है? हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पे माइंड सेट क्या रहता है कि सबसे पहला बात तो बिजनेस गोइंग कंसर्न होगा, चलता रहेगा। अपने लोग इस हिसाब से बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे कि वो नेक्स्ट ईयर बंद हो जाए। तो गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनाना है, एक्रूअल बेसिस से बनाना है सर। तो इन डेज किसको फॉलो करता है? एक्रूअल को। तो कैश बेसिस हमारा नहीं चलेगा। फिर क्या बोला सर? कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ऑलरेडी बता चुके कंसिस्टेंसी का मतलब
जो लास्ट ईयर का मेथड था वो भी सेम मेथड अप्लाई करना होगा अनटिल अनलेस कब चेंज कर सकते हैं, चेंज इन लॉ हो गया, चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, या फिर चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस हो गया, तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। नाउ सर अगर आप लोग को याद होगा फेयर प्रेजेंटेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी दिखाना वो फेयर है। ये फेयर का गारंटी कौन देता है, रिपोर्ट। ये फेयर का गारंटी कौन देता है, ऑडिट रिपोर्ट। इस तरह से जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है सबको क्या कराना है, ऑडिट कराना है ना सर। क्या ऑडिट से कोई भी माफ है क्या, नहीं, सबको कराना है। ये एसबीआई इतनी सारे जो ब्रांच है इसका ऑडिट नहीं होता है सर, इसका भी ऑडिट होता है, इसका ब्रांच ऑडिट होता है, फिर उसके बाद में आपका हेड ऑफिस को ऑडिट होती। तो हर एक जितना भी ब्रांच है सब केस में लोकल जो सीए रहते हैं वो लोग ऑडिट करते हैं। वो लोग ऑडिट करके पूरा क्यूमुलेटिव रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड करते हैं, हेड ऑफिस को। फिर हेड ऑफिस अपना पूरा रिपोर्ट को एनालाइज करके, जो मेरा हेड ऑफिस का ऑडिटर है वो तमाम ब्रांच का ऑडिट रिपोर्ट को एनालाइज करके फाइनली एक कंप्लीट और कंप्रहेंसिव ऑडिट रिपोर्ट देता है किसको, एसबीआई बैंक। अब वो शो करेगा, शो करके ले लिया, वो पूरा दुनिया को दिखाता है, देखो मेरा ऑडिट हो गया, मेरा ऑडिट हो गया, मेरा सब सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, पैसा लाओ, पैसा लाओ, इन्वेस्ट करो। समझ में आ रहा है, तो सबका ऑडिट होता है सर। तो ये अपने लोग ऑडिट रिपोर्ट से मिलता है। मेटेरियलिटी एंड एग्रीग्रेशन। मेटेरियलिटी का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है उसको शो करना है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप नोट्स टू अकाउंट में जाओगे तो जो भी शेयर होल्डर जिसका शेयर होल्डिंग 5% से ज्यादा है, कितना बताइए, 5% से ज्यादा है, 5% से ज्यादा है, वो क्या है, 5% से ज्यादा रहेगा वो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको शेयर होल्डर का लिस्ट में दिखाना है। जो 5% से कम है उसको शेयर होल्डर का लिस्ट में दिखाने की जरूरत, इमेजिन करो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कितना लोग शेयर्स खरीद के रखा है, बहुत सारा लोग, कोई बड़ा 10 शेयर, कोई 1000, कोई 500, कोई करोड़ भी खरीद के रखा है। तो क्या जितना भी शेयर होल्डर है सबका लिस्ट में वो शो करेगा क्या, या 1000 पेज लग जाएगा सिर्फ शेयर होल्डर का लिस्ट में, पॉसिबल है क्या। तो सबको नहीं दिखाना है, किसको दिखाना है, जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कौन है, मोर देन 5%। क्लियर है। एग्रीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सेम एक्सपेंस है, सेम एक्सपेंस है तो अलग अलग करके दिखाएंगे या टोटल करके दिखाएंगे, टोटल करके दिखाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस का हेड है सर, तो रिजर्व एंड सरप्लस में पीएल अलग लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व अलग लिखते हैं, जनरल रिजर्व अलग लिखते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब रिजर्व एंड सरप्लस करते हैं तो टोटलिंग करते हैं अपने लोग, क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं। तो ये भी हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में ऑफ सेटिंग, ये ऑफ सेटिंग पढ़े आप लोग। ऑफ सेटिंग का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ करना, क्या करना, सेट ऑफ करना, जो होल्डिंग कंपनी में किया अपने लोग, सेट ऑफ करना। अगर सेम इनकम और एक्सपेंस दोनों मेरा सेम लेवल पे आता है तो उसको क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, डेप्रिशिएशन का एक्चुअली में प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, आप लोग जनरल एंट्री पास किए, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ये है ना, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, मतलब डेप्रिशिएशन डेबिट एसेट्स क्या है, क्रेडिट है। लेकिन डेप्रिशिएशन एक्चुअली एसेट्स को हटाता है क्या, वो क्या कैश एक्सपेंस है कि नॉन कैश है। क्या डेप्रिशिएशन निकाल के किसी को देना है पैसा, अरे तुमको फितरा दिया, ले डेप्रिशिएशन, फितरा का नया वर्ड है क्या, डेप्रिशिएशन। आप क्या करते हैं सर बताइए, वो आप एसेट्स का वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए सर्टेन सम ऑफ मनी किसको रखते हैं, रखते हैं उसको कहीं पे सेव करते हैं। तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन होता है डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। एसेट्स को नहीं घटाते अपन, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन करना है, क्योंकि डेप्रिशिएशन से मतलब क्या हो गया, डेप्रिशिएशन फिर कहां जाता है, पीएल में जाता है। तो पीएल में प्रॉफिट है तो अपने लोग ने क्या किया, प्रॉफिट से सर्टेन सम ऑफ मनी निकाल ली, और निकाल के क्या करना है, उसको एज अ प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन बोल के डाल दी। किस लिए डाले, ताकि 10 साल 15 साल के बाद में वो एसेट्स का वैल्यू कम हो जाएगा, वो एसेट्स को रिप्लेस करने का बात आएगा तो वो पैसा कहां से लाएंगे, वही प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन का पैसा से लाएंगे। इसको फंड बोलते, क्या बोलते हैं, इसको फंड बोलते हैं, इसको फंड के तौर पर ट्रीट करना। क्लियर है। तो आप डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स नहीं किया, आपने क्या किया, आपने किया डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। क्लियर है। डेप्रिएशन कहां चल गया सर, पीएल का डेबिट में चला गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिएशन कहां चल जाएगा, लायबिलिटी साइड में, है ना।
तो बैलेंस शीट में सपोज मान लो मेरा 1 लाख रुपए का एसेट्स है, 10% डिप्रिशिएशन है। कितना डिप्रिशिएशन हुआ? 10,000। जनरल एंट्री क्या पास होगा? डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स करोगे तो एंट्री क्या होगा? 10,000 रुपए पीएल का डेबिट में, और 10,000 रुपए एसेट से लेस होकर मेरा एसेट्स कितना बैठेगा? 90,000। बट अपने लोग ऐसे नहीं करते। अपने लोग क्या करते हैं? डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? वही डेप्रिशिएशन 10,000 रुपए पीएल का डेबिट में किया, लेस हो गया, लेकिन वो 10,000 रुपए एसेट से लेस नहीं होकर क्या हो रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन बोल के लायबिलिटी में जा रहा है। और मेरा बैलेंस शीट कैसे हो रहा है? बैलेंस शीट में एसेट्स 1 लाख रुपया है और लायबिलिटी कितना रुपया है? 10,000 रुपया। लेकिन एक्चुअल मेरा आज का डेट में बुक वैल्यू कितना है? 90,000। बुक वैल्यू कितना है? 90,000। तो फिर अपने लोग यही प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन को एसेट से लेस करते हैं, शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरा आज के टाइम में मेरा बुक वैल्यू कितना है। रियल वे में वो मेरा लेस नहीं होता है। तो 1 लाख का एसेट्स कॉस्ट में था, 10,000 लेस किए, लेकिन डेप्रिशिएशन बोल के नहीं लेस करें। क्या लेस करके? प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन बोल के। वो एक्चुअल में एसेट साइड में नहीं जा रहा, वो कहां जा रहा है? लायबिलिटी साइड में जा रहा है। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ ऑफसेटिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको लेस करके दिखाते हैं अपने लोग। एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट गारंटी क्या होता है? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी, और वो कहां जाना चाहिए? लायबिलिटी साइड में। लेकिन जब भी आप बैलेंस शीट बनाए हैं तो प्रोविजन फॉर बैड डेट को आपने क्या बोल के दिखाया? डेटर से लेस किया आपने। और बैड डेट को भी आप लेस करते हैं, लेकिन बैड डेट तो ऑलरेडी लेस हो जाता है। डेटर का अकाउंट में जाता है ना बैड डेट, लेकिन पीबीडीडी डेटर का अकाउंट में जाता है? नहीं जाता है। वो बैलेंस शीट में लेस होता है। क्यों लेस होता है? एक्चुअल में वो लेस नहीं होना चाहिए। उसको फॉर द पर्पस ऑफ ऑफसेटिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको लेस करके दिखाया जाता है कि भाई आज के टाइम में मेरा गुड डेटर कितना है, आज के टाइम में मेरा गुड डेटर कितना है, जिससे इन्वेस्टर को आसानी होती है कि भैया इतना मेरा डेटर है। क्लियर है? तो इन सारी चीजों को ऑफसेटिंग बोलते हैं। जिस तरह से इंटर कंपनी डेटर अपने लोग पढ़े होल्डिंग में, राइट? सब्सिडरी को लोन दिए, फिर उसके एसेट्स को लेके चले आए, तो वही मेरा लायबिलिटी, वही मेरा एसेट्स। इसको बुक में रखना है क्या? नहीं रखना है, इसको सेट ऑफ करना है। इसको बोलते हैं ऑफसेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट में सर कंपैरेटिव क्या करना है? सर कंपैरेटिव करना है प्रीवियस ईयर और लास्ट ईयर से। रिपोर्टिंग पीरियड क्या है? मार्क करिए, रिपोर्टिंग पीरियड एनुअली, ठीक है। और कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्ट्रक्चर जरूरत नहीं है सर। बैलेंस शीट, ये शेयर कैपिटल, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। करंट एसेट्स का डेफिनेशन पढ़िएगा। करंट एंड नॉन करंट किसको बोलते हैं? तो वो तमाम एसेट्स जिसका कैश में कन्वर्जन लेस देन 1 ईयर है, लेस देन 1 ईयर है, वो क्या है? करंट एसेट्स। आप किसी को सामान उधार में बेचो तो क्या बोलते हैं? डेटर। कस्टमर 1 साल के अंदर में पैसा देता है या 1 साल के बाद देता है? तो वो मेरा कौन सा एसेट्स है? करंट एसेट्स। प्लांट एंड मशीन खरीदेंगे, उसको यूज कितना करेंगे? 1 साल, तो वो करंट में आएगा। 1 साल से ज्यादा तो कौन सा एसेट्स है? वो फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स। क्लियर है? ये डेफिनेशन आपको रीड करना है। सेम कॉन्सेप्ट है सर करंट लायबिलिटी का। किसी से उधार लिए, पेमेंट करना है 1 साल से ज्यादा, बैंक लोन 1 साल के अंदर में देना है, तो कहां दिखाना होगा? करंट लायबिलिटी में। बैंक लोन 1 साल से ज्यादा है, 5 साल का लोन लिया आपने, तो उसको आप कहां पे शो करोगे? नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन हाँ, नेक्स्ट ईयर में तो 1 साल हो गया ना, नेक्स्ट ईयर में तो 1 साल हो गया, तो अब 4 साल कहां बैठेगा? नॉन करंट में, और 1 साल कहां बैठेगा? करंट में। फिर उसको भी अगर आपने पेमेंट कर दिया तो बाकी का फिर 2 साल कहां हो जाएगा? करंट में, और 3 साल क्या होगा? नॉन करंट। तो जो लायबिलिटी का जैसा ड्यू डेट पीरियड आते रहता है ना, अपने लोग उसको क्या करते हैं? चेंज करके करंट लायबिलिटी या करंट एसेट्स में दिखाते हैं। ये वाला पढ़ना है आपको, कंपोनेंट्स ऑफ ओसीआई। आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस रिकॉग्नाइज इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ पीएल को बोलते हैं सर। यहां पे आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ना है।
नोट्स टू अकाउंट्स आपको पढ़ना है सर। नोट्स में क्या दिखाएंगे? डिस्क्लोजर अबाउट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अच्छा, डिविडेंड का फंडा पता है? करंट ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर करते हो और पेमेंट कब होता है? उसको क्या बोलते हैं? प्रोपोज डिविडेंड। क्या बोलते हैं? और करंट ईयर डिविडेंड डिक्लेयर किए और पेमेंट भी कब कर दिए? करंट ईयर में। उसको क्या बोलता है? इंटरिम डिविडेंड। तो ये डिविडेंड का है सर। डिविडेंड का आप लोगों को पढ़ना है, डिस्क्लोजर कैसे देते हैं। नाउ सर कैपिटल डिस्क्लोजर, ये इंपॉर्टेंट है। इन डेज 1 में कैपिटल डिस्क्लोजर क्या है? कोई एसेट्स खरीदे, कोई लायबिलिटी को पे ऑफ करना है, कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है, कोई डिस्प्यूटेड लायबिलिटी है, तो वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ता है सर। बुक्स में आपको नोट्स टू अकाउंट्स में शो करना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन इंड एस एंड एस 1। डिफरेंस बिटवीन इंड एस एंड एस 1 सर। ये वाला पढ़िएगा। एन एंटिटी शैल प्रेजेंट एज अ मिनिमम। ये इंड एस बोलता है ऐसा टू बैलेंस शीट। टू बैलेंस शीट मीन्स 2 साल का, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ये कंपैरेटिव करने के लिए बोलता है। एक क्वेश्चन को रीड करिए, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाला है जो कि एग्जाम में सम, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर हाउ यू कैन ऑफसेटिंग एनी लायबिलिटीज इनटू अ बैलेंस शीट। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में देता है, पढ़िए। इज ऑफसेटिंग ऑफ रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंस परमिसेबल इन केस ऑफ अ कंपनी एक्टिंग एज एन एजेंट and having sub agent where commission is paid to a sub agent from the commission received as an agent। कर सकता है? नहीं समझ में आया? पढ़े फिर से। क्या बोला? ऑफसेटिंग रेवेन्यू का खर्चा से करना अपने को। ऑफसेटिंग क्या करना है? एक्सपेंस माइनस इनकम करना होता है ना। जैसा डोनेशन रिसीव किए 30,000, डोनेशन के लिए खर्चा किए 20,000, तो लेस करके प्रॉफिट कितना दिखा दो? 10,000 ना। ऑफसेटिंग किससे हो रहा है? एक्सपेंस और इनकम से हो रहा है। तो वही बोला कि एक सब एजेंट है जो कि रेवेन्यू रिसीव करता है और रेवेन्यू का पेमेंट करता है, तो उसको अपने लोग ऑफसेटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या लिखा पढ़िए? परमिसेबल है कि नहीं है इन केस ऑफ कंपनी एक्टिंग एज एजेंट। कंपनी एजेंट के हिसाब से काम करी है और उसका कुछ सब एजेंट भी, उसका क्या है? समझ में आ रहा है? एक होता है ना कि एक जन से काम उठा रहा है, अपना कमीशन देके फिर अगले को क्या कर रहा है? दे रहा है, तो इससे उसके पास इनकम आ रहा है और इसको एक्सपेंस कर रहा है। तो बोल रहा कि भाई ये इनकम और ये एक्सपेंस सेट ऑफ होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है? नॉर्मल लॉजिक लगे, होगा कि नहीं होगा? होगा। भैया मेरा इनकम कितना है? यहां से जो पैसा मिल रहा है और यहाँ पे जो मैं एक्सपेंस कर रहा हूं, दोनों को लेस करके वही तो मेरा इनकम है ना सर। ये तो सेट ऑफ होगा ही। पढ़िए उसका आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेंस। अच्छा, ये तो एक्सपेंस है राइट, तो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे। अगर लायबिलिटी और एसेट्स रहेगा तो सेट ऑफ करेंगे। पढ़िए। ऑन द बेसिस ऑफ द गाइडेंस रिगार्डिंग ऑफसेटिंग, नेट प्रेजेंटेशन इज द गिवन case would not be appropriated as it would not reflect substance of transaction and would detract from the ability of user to understand the transactions। थोड़ा ज्ञानबाजी है। इन शॉर्ट में ये बात बोल रहा है कि अगर इनकम और एक्सपेंस है तो सेट ऑफ कर लेंगे, लेकिन अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी है, क्या बताइए? लायबिलिटी है मतलब इससे मेरे को पैसा अभी तक मिला नहीं है, तो कहाँ दिखाएंगे? एसेट्स में। इसको मैंने अभी तक एक्सपेंस दिया नहीं है, इसको मैंने पेमेंट किया नहीं, कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटी में। तो ये एसेट्स और ये लायबिलिटी, क्या ये सेट ऑफ होगा? ये सेट ऑफ नहीं होगा। सेट ऑफ कब होता है? जब सेम पर्सन से होगा। अगर यही पर्सन से पैसा लेना होता और यही पर्सन को पैसा देना होता तब सेट ऑफ करते हैं, लेकिन पैसा आपको लेना है किसी और पर्सन से और पैसा पे आउट करना है किसी और को, राइट? तो ये बैलेंस शीट में सेट ऑफ नहीं हो। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 इस तरह से है सर। अपने को एक प्रैक्टिकल करना है, ये इलस्ट्रेशन आपको पढ़नी है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आइएगा। ये काफी एक इजी सम दिया था। वर्किंग कैपिटल वाला किए ना आप लोग, ऑपरेटिंग साइकिल निकालने वाला वही है। क्या बोला आपको? एक्स लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रॉ मटेरियल के लिए सर होल्डिंग पीरियड कितना है? 3 महीना। WIP मतलब बनाने के लिए कितना महीना लगेगा सर? 1 महीना रखना है उसको। और फिर फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना लगेगा?
5 महीना। और डेप्ट कलेक्शन पीरियड कितना है? बाप रे बाप, मतलब एक सामान को बनाने के लिए कितना लग रहा है? 5 3 8 और एक 9 महीना, और फिर उसको बेच के पैसा लेने में कितना टाइम लग रहा है? 5 महीना लग रहा है। तो टोटल हमारा बताइए, टोटल ऑपरेटिंग साइकिल मेरा कितना हुआ? 14 महीना हो गया सर। लूट जाएगा। ये ऑपरेटिंग साइकिल से क्या समझ में आता है कि हमने पैसा लगाया और उस पैसा को वापस आने में 14 महीना लग रहा है सर। तो इसका मतलब 14 महीने के लिए वर्किंग कैपिटल क्या करना होगा? आपको रखना होगा, और पैसा इतना महीने के लिए आपका ब्लॉक हो जाएगा, विच इज ह्यूज। मतलब 14 मंथ्स का अगर आप वर्किंग कैपिटल इस बिजनेस में रखेंगे तभी आप सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़िए। Inventory or trade receivable of X Limited are normally realized in 15 months. How should X Limited classify such inventory? Trade receivable, current or non-current, if they are expected to be realized within 15 months. तो हमारा सर करंट एसेट्स में कितना था? 12 मंथ में होता था। करंट एसेट्स क्या था? 12 मंथ था। लेकिन वो 12 महीना कब कंसिडर करेंगे? एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस। कंपनी के लिए क्या लिखा है? इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल नॉर्मलाइज 15 मंथ्स में नॉर्मल लेवल पे ही होता है। और ये बोला कि भैया डेटा से 15 महीने के अंदर में मिल चुका है, तो ये कौन सा एसेट होगा? करंट या नॉन करंट? करंट। अगर बिजनेस का नॉर्मल सी पीरियड 6 महीना था और इसको मिलेगा 15 महीना के बाद, तब इसको कंसिडर क्या करते हैं? नॉन करंट। क्लियर है? 8 नंबर में पढ़िए क्या लिखा है। बी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एयरक्राफ्ट। आप समझ रहे हो ना ये इसका क्वेश्चन कैसा आता है? एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा और एक केस लॉ के हिसाब से देता है कि भाई आपको सिचुएशन दे दिया, आपको एस को पढ़ना है और एस को पढ़ के अपना क्या करना है सर? उसको लिखना है। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से। जितना मैंने दिया है उसमें से आ जाना चाहिए। छाट के लिखा है सर। अब बाकी सीयू जानता है। सोच कोई लड़की ढूंढे, सीयू का कोई प्रोफेसर मिले बेटा तो कुछ हो सकता, तो थोड़ा इंटरनल कुछ बात पता चला। पढ़िए, अभी कुछ बोलेगी। बी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एयरक्राफ्ट। सर क्या लिखा हुआ? द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन फर्स्ट परचेजिंग रॉ मटेरियल टू मेक द एयरक्राफ्ट एंड द डेट द कंपनी कंप्लीट द प्रोडक्शन एंड डिलीवरी इज 9 मंथ। मतलब एयरक्राफ्ट का ऑर्डर आया, उसको बनाने में, पूरा कंप्लीट करने में कंपनी को कितना महीना लगता है? 9 महीना लगता है। क्या बोला? द कंपनी रिसीव पेमेंट फॉर द एयरक्राफ्ट 7 मंथ्स आफ्टर द रिकवरी। अब जैसे वो क्या बोल रहा है कि सर डिलीवरी कर लेने के बाद में 7 महीना और लगेगा उसको पेमेंट आने में, तो ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इजी है सर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल दैट इज 16। क्लियर है? तो आपको पढ़ना क्या है सर? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन पढ़ना है। डेफिनेशन में याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएल। पीएल में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है। उसके बाद आपको रीड करना है करंट एसेट्स का डेफिनेशन, करंट आपका लायबिलिटी का डेफिनेशन, बैलेंस शीट का क्या स्कोप है इंड एस 1 का, वो आपको रीड करनी है। और इसके बाद में ये सारा जो केस लॉ है ये आपको थोड़ा सा देख लेना। और ये ऑपरेटिंग साइकिल वाला क्वेश्चन आता है जो कि काफी इजी है, सिर्फ आपको समझना है कि हाउ टू राइट इट। और यहाँ अंग्रेजी है सर, अंग्रेजी का क्या कहें सर, वो तो लेगा आप लोग का और आगे भी लेगा। पीएल का दूसरा नाम है सर, उसका फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं आ रहा। नाउ सर ये भी इजी है, थोड़ा सा आपको लेआउट देते रहिए, पढ़ लीजिएगा घर पे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन शॉर्ट में फिक्स एसेट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है सर, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस में अप्लाई होता है? इन सारी चीजों पे अप्लाई होता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर ये आपके बुक्स में बैलेंस शीट में है तो आपको ये एस क्या करना है? अप्लाई करना है। और इसका एक स्कोप लिखा हुआ है, पढ़िए स्कोप में क्या है। स्कोप में सर देखिए, स्कोप में क्या लिखा हुआ है, IAS 16 should be followed for the accounting of property, plant and equipment unless another IAS requires different treatment.
अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोप में आपको याद रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग। ये श्योर शॉर्ट एग्जाम में पूछ सकता है। आपको पूछेगा नेम एनी 5 आइटम ऑन विच A16 आर नॉट अप्लीकेबल। क्या पूछेगा 5 नंबर में? नेम एनी 5 आइटम्स इन विच A16 आर नॉट अप्लीकेबल। श्योर शॉर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन। 5 नाम बताओ, 5 नंबर लेके चल जाओ। क्लियर है? वहां पर आपको ये सारा पॉइंट लिखना है। तो क्या क्या बताइए? अगर कोई बायोलॉजिकल एसेट्स है, बहुत सारा प्लांट वगैरह होता है ना जो कि काफी कॉस्टली होता है, जो उतना आइडिया नहीं है भैया कौन सा प्लांट क्या नहीं है, बट रहता है कुछ कुछ प्लांटेशन ऐसी होती है जो कि काफी कॉस्टली होती है। जैसा कि अभी मैं रिसेंटली सिलीगुड़ी पे गया था, तो वहां पर एक कोई कीड़ा है, मतलब 6 महीना रहता है, फिर वो 6 महीने के बाद में ना एक कुछ मतलब, हाँ मतलब कुछ है, वो काफी महंगा है वो। फिर वो आपका ना कुछ ऐसा आपका जड़ी बूटी की तरह में वो बन जाता है 6 महीने के बाद में। ठंडा के टाइम पे, फिर गर्मी के टाइम में कीड़ा होता है, ठंडा के टाइम पे वो एक जड़ी बूटी की तरह बन जाता है। वो काफी कॉस्टली है सर। उसका 1 केजी का प्राइस अराउंड $1 लाख के आसपास था। 1 केजी का। और वो क्या है ना, आपका इम्यूनिटी और ये सारा बिल्डअप बॉडी के लिए ना काफी अच्छा है। जितनी भी एथलीट्स वगैरह है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, उसको काफी खाते हैं, यूज करते हैं। सर क्या क्या उसके बाद? हाँ हाँ सर। क्या ये वाला? सर ये जरूरत नहीं है, ये IAS लिखने की जरूरत नहीं है। बस पॉइंट लिखना है, उसके साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई और वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बोला सर? मिनरल राइट्स, मिनरल्स रिजर्व, ऑयल गैस, ये सारे इसमें अप्लाई नहीं होता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल मतलब जो एसेट्स आप सेल करने के लिए रखे हैं, तो एक्चुअल में एसेट्स नहीं, वो क्या आपके लिए स्टॉक है। अच्छा, पीपीई का मतलब लिख लीजिएगा सर, प्रायर पीरियड एक्सपेंस क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल्स। अच्छा नहीं सॉरी, इसी का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, क्लासिफाइड एज हेल्ड नहीं, प्रायर पीरियड एक्सपेंस भी होता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर सेल के लिए, उसको यहां पर डालते हैं। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अगर रिवैल्यूएशन को एसेट्स करें, वो भी मेरा यहां नहीं आएगा। However, this standard applies to property plant develop for assets, अगर assets को develop करें ये आएगा। ये सारा डेफिनेशन आपको रीड करनी है सर, ये इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स इसमें डेफिनेशन रीड करनी है। हाँ सर, सिर्फ 5 मार्क्स। अब उसमें से क्या देगा किसको क्या पता है सर? सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अब इसमें से क्वेश्चन में से क्या देगा आपको थोड़ी ना पता है। ये A16 पढ़ कर आइएगा सर, ये वाली चार्ट। क्या? हाँ कल FM का क्लास हो जाएगा ना मॉर्निंग। बता दूंगा ग्रुप में, सर से बात करके बता दूंगा। हाँ एक क्लास होगा फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिवीजन करेंगे। कंपैरेटिव नहीं कराऊंगा, रेशियोज वगैरह स्टार्ट करें। सर ये इंड डेट 16 पढ़ कर आइएगा। जो लोग नए हैं उन लोग को PDF दे देंगे सर, जेरोक्स वगैरह करा लेना। होल्डिंग का लास्ट का नहीं बना।